हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग शंकु परिच्छेद पढ़ रहे थे और आज आपका टॉपिक होगा दीर्घवृत्त, इलिप्स होगा, इलिप्स। बच्चों, दीर्घवृत्त होता क्या है? जैसा उसका नाम है उसके अनुसार तो ऐसा कहा जा सकता है कि दीर्घवृत्त का मतलब बड़ा वृत्त है ना। दीर्घवृत्त का मतलब बड़ा वृत्त। एक थोड़ी सी शेप अलग होती है वृत्त से, एक थोड़ी सी शेप अलग होती है जिसको हम अंडाकार शेप कह सकते हैं। अंडाकार का मतलब समझते हो? अंडाकार का मतलब गोल तो होता नहीं, अंडाकार का मतलब यूं ऐसे ज्यादा हो या ऐसे ज्यादा हो, है ना। हम ऐसे बता दें आपको, आपने सुना होगा, देखा तो होगा नहीं खैर, लेकिन सुना जरूर होगा कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह जैसे पृथ्वी भी ग्रह है, तो पृथ्वी पर बहुत जो आपके कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो कक्षाएं बनती हैं ना वो दीर्घवृत्ताकार होती हैं। ठीक है, एक और उदाहरण, जैसे केपलर के नियम आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। केपलर के नियम वो क्या है? केपलर के नियम के अनुसार होता यह है कि अगर एक कोई फिक्स पॉइंट हो उस पर हम सूर्य को स्थित कर दें, फिक्स पॉइंट पर सूर्य को स्थित कर दें। जैसे हम यहां पर एक चित्र से बता दें कि ये आपका कोई एक सूर्य है, यहां पर ये सूर्य है, यहां पर एक कोई आपका दूसरा कोई ग्रह है, मान लेते हैं बुध है, शुक्र है, शनि है, कुछ एक ग्रह है, और ये ग्रह इस सूर्य के चारों ओर चक्कर इस प्रकार लगाता है। आपने ये अच्छे से केपलर का नियम पढ़ा होगा, इस प्रकार से देखो ध्यान में। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर ये कोई अगर ग्रह है वो इस प्रकार से चक्कर लगाता है, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इस प्रकार से घूमता है। ये आकृति जो होती है वो क्या है? दीर्घवृत्ताकार आकृति कहलाती है। ठीक है, तो ये तो आपने शेप की बात करी, शेप कैसी होती है, उसकी शकल कैसी होती है। दीर्घवृत्त की जो शकल होती है वो आपकी अंडाकार आकृति होती है। देखो अंडाकार, अंडा भी तो ऐसा ही होता है ना। इस तरीके का जो शेप होता है वो आपका दीर्घवृत्त का शेप होता है। ठीक है, आइए देखो यहां पर हम अपने मैथमेटिक्स की भाषा में इसको कैसे परिभाषित करेंगे उसकी चर्चा करते हैं कि गणित की भाषा में हम दीर्घवृत्त को कैसे परिभाषित करेंगे। बच्चों, यहां पर एक काम करते हैं, हम यहां पर एक ये प्लेन तो है ही है ना, ये एक आपका कोई तल है और इस तल पर स्थित वो सारे बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। इस तल पर स्थित वे सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है जिनकी इसी तल में कोई दो बिंदु स्थिर हों और उन स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव अचर रहता हो, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ दीर्घवृत्त कहलाता है। शायद मेरे ख्याल से मेरी बात कहने में समझ ना आई हो। देखो यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं, यहां पर समझ लेते हैं। ये आपका कोई एक दो बिंदु हमने यहां पर फिक्स कर लिए, दो स्थिर बिंदु कर लिए, स्थिर बिंदु है, ये चल नहीं सकते। अब यहां से इस तल पर बहुत ढेर सारे बिंदु हैं और वो ऐसे बिंदु होना चाहिए, ये सारे बिंदु देखो इस तल पर स्थित हैं, वो सारे बिंदु ऐसे होने चाहिए कि अगर यहां पर हम एक बिंदु रख दें, मान लेते हैं ये बिंदु हमारा कोई है, ये P1 बिंदु रख दें, एक कोई और बिंदु यहां पर हम P2 मान लेते हैं, एक और कोई बिंदु यहां पर हम P3 बिंदु मान लेते हैं, और इन सभी बिंदुओं से इस बिंदु की दूरी अगर निकाली जाए, मान लेते हैं कि ये आपका एक बिंदु है फिक्स पॉइंट जिसको कहेंगे, है ना, ये स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु है ये दोनों, ये चर बिंदु है ना। तो ये यहां से अगर हम इसकी दूरी की बात करें, ये यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी की बात करें, देखो इस बिंदु से इसकी दूरी और इसी बिंदु से इसकी दूरी अगर हम निकालें, इस बिंदु से P1 बिंदु से S1 की दूरी और P1 बिंदु से S2 की दूरी निकालें और दोनों को दूरियों को जोड़ दें, तो उतनी ही दूरी होगी जितनी की P2 बिंदु से S1 बिंदु की दूरी है, P2 बिंदु से S2 बिंदु की दूरी है। ये दूरी देखो ध्यान दें, ये आपकी अगर ऐसा है कि P1 बिंदु से S1 की दूरी और P1 बिंदु से S2 की दूरी और P2 बिंदु से S1 की दूरी और P2 बिंदु से S2 की दूरी का योग बराबर बराबर आ जाए, मतलब ऐसा हो जाए। देखो यहां से हम आपको लिख के बता दें कि P1 और S1 और प्लस यहां से P1 और S2, इन P1 बिंदु से इसकी दूरी और P1 बिंदु से इस S2 बिंदु की दूरी का योग कर दें तो उतना ही दूरी होनी चाहिए जितनी की P2 S1 की दूरी
और प्लस P2 और S2 की दूरी है। अगर ऐसा है तो ये P1 P2 या और ढेर सारे ऐसे बिंदु हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त कहलाता है। और उसकी शकल कुछ शेप इस प्रकार देखो यहां पर बन जाएगी। यहां पर देखो ध्यान दें, ये हमने जो आपको ये आपकी जो पथ बना के तैयार किया है, ये पथ वास्तव में परवल, ये आपका दीर्घवृत्ताकार पथ है। क्या है? दीर्घवृत्ताकार पथ है। इस पथ पर कोई भी बिंदु आए, चाहे वो P1 बिंदु हो, चाहे P2 बिंदु हो, चाहे P3 बिंदु हो, अदरवाइज और भी कोई यहां पर बिंदु हो, तो वही शर्त लागू अगर होती है कि P1 बिंदु से S1 की दूरी और P1 बिंदु से S2 बिंदु की दूरी का योग बराबर आता है P2 बिंदु से S1 की दूरी और P2 बिंदु से S2 की दूरी का योग के बराबर आता है, तो ये P1 P2 या ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ध्यान दें, बराबर यहां ऐसा भी कह सकते हैं कि P3 बिंदु से S1 बिंदु की दूरी और P3 बिंदु से S2 बिंदु की दूरी अगर कर दें, देखो ध्यान दें, P3S1 प्लस P3S2 कर दें तो ये भी दूरी बराबर होगी। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये पथ आपका क्या कहलाता है? इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ आपका दीर्घवृत्त कहलाता है। ये है वास्तव में गणित वाली भाषा। ठीक हो? देखो एक और दूसरी बात, एक दूसरी और परिभाषा समझते हैं, एक दूसरी और परिभाषा समझते हैं। दीर्घवृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है, फिर से दोबारा से देखो, यहां से हमने जो दो बातें बताई ना, ये आपकी जो फिक्स पॉइंट बताई, इन फिक्स पॉइंटों को क्या कहते हैं? नाभियां कहते हैं। इतना भी आपको याद रखना है, इनको क्या कहते हैं? नाभियां। ये आपकी नाभि है। क्या है? नाभि। ठीक है, एक नाभि ये है और इसकी एक दूसरी नाभि, इसकी दो नाभियां होती हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है उनको क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी परिभाषा देखो, एक दूसरी और परिभाषा बता दें। ये आपका दीर्घवृत्त है ना, दीर्घवृत्त ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है, मान लेते हैं ये कि ये बिंदु P है जिसके हमने x, y कोऑर्डिनेट कर लिए। इस P बिंदु का बिंदुपथ दीर्घवृत्त तब कहलाएगा जब एक स्थिर बिंदु से इसकी दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी, स्थिर रेखा ये है, स्थिर बिंदु ये है, देखो ध्यान दें, ये आपका कौन बिंदु है? स्थिर बिंदु है, इसको हम S लिख लें, ये स्थिर बिंदु है। इस स्थिर बिंदु से इस चर बिंदु की दूरी और स्थिर बिंदु से इस स्थिर रेखा की दूरी का अनुपात सदैव समान रहता हो और 1 से कम रहता हो, यह भी याद रखना है। देखो PS ये है और यहां से इस स्थिर रेखा पर हमने इसको लंबवत दूरी मापते हैं, P बिंदु से M की लंबवत दूरी मापते हैं। तो अगर ऐसा रहे कि PS बटे PM ये हमेशा 1 से कम रहे, PS बटे PM हमेशा 1 से कम रहता हो, तो ऐसे बिंदु के बिंदुपथ को हम दीर्घवृत्त कहते हैं। और PS बटे PM जो होता है वो हमने क्या बताया था? इससे पहले हमने जब परवलय बताया था तब PS बटे PM बराबर हमने वहां पर 1 बताया था और कहा था कि PS बटे PM बराबर क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं, एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। तो आपको इस बात की याद रखना है कि यहां पर इसकी उत्केंद्रता देखो, इसको E से डिनोट करते हैं, उत्केंद्रता को कैसे डिनोट करते हैं? E से डिनोट करते हैं। और यहां पर याद रखना है कि जो दीर्घवृत्त है उसकी उत्केंद्रता 1 से कम होती है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो ये P बिंदु है ना, ये P बिंदु कुछ इस प्रकार से हो सकता है, देखो ध्यान से, यहां से हम बना के आपको बता दें। इस P बिंदु को, ये P बिंदु इस प्रकार चल सकता है कि जिसकी इससे इसकी दूरी और इसकी दूरी का अनुपात सदैव समान रहे। जैसे ये P बिंदु चल के यहां पर आ गया, यहां पर चल के आ गया, तो यहां से यहां तक की दूरी ये आपकी कितनी है? P1 यहां लिख देते हैं, P1S है। और ये दूरी कितनी है? ये दूरी आपकी कितनी है? यहां हम M1 लिख लें। तो ये दूरी जो देखो PS बटे PM का जो अनुपात है वही अनुपात यहां होगा, P1S का P1M1 का वही अनुपात होगा। कितना? 1 से कम होगा। और जो इसका अनुपात है वही इसका अनुपात होगा, आपको ये जानना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये P बिंदु ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, देखो ध्यान दें, ये P बिंदु इस प्रकार से चलता है ऐसे। यहां पर
कहीं पर भी इस पथ पर अगर P बिंदु लिया जाए तो निश्चित रूप से वही अनुपात आएगा जो PS का PM से आया है, वही अगर यहां पर रख दिया जाए तो इसका और इसका अनुपात वही होगा, बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पथ P बिंदु का जो बिंदु पथ होगा उसको क्या कहते हैं, उसको हम इलिप्स कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं। और याद रखना है कि ये आपका जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको नाभि कहते हैं। और एक बात और जाननी है कि ये जो फिक्स रेखा है इसको हम नियता कहते हैं। क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। ठीक है, ये नियता है, ये आपका जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, नाभि है। ठीक है, ये तो इतनी आपने परिभाषा सुन ली। ठीक है, अब देखो इसके कुछ समीकरण भी हमें ज्ञात करना है। समीकरण कैसे, देखो ध्यान दें, इसको रब कर लेते हैं। दीर्घवृत्त की बात करी जाए, अगर दीर्घवृत्त की बात करी जाए, देखो ध्यान दें, दीर्घवृत्त देखो क्या होता है, यहां पर हम लिख लेते हैं मानक समीकरण। मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। देखो ध्यान दें, हमने जैसा कि अभी आपको आकृति जो बनाई वो आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से है। हम इसका देखो मानक रूप बनाएंगे। अब यहां पर इस प्रकार से देखो ध्यान दें, ये आपका एक दीर्घवृत्त का रूप है। देखो ध्यान दें, ये देखो दीर्घवृत्त है ना, ये दीर्घवृत्त है। इसमें आपने देखा, हमने आपको बताया कि यहां पर इसकी दो नाभियां होती हैं। कितनी नाभियां बताई, जो दो फिक्स पॉइंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, नाभियां कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों नाभियों को अगर आपस में मिला दिया जाए, मान लो एक नाभि S है और एक नाभि S डैश है, अगर इन दोनों नाभियों को मिला दिया जाए तो जो मिलाने वाला रेखाखंड उसका बिल्कुल ठीक मध्य बिंदु जो होता है वो इसका केंद्र कहलाता है। याद करिए, ये क्या कहलाता है, इसका केंद्र कहलाता है। S डैश का जो मध्य बिंदु होगा वो इसका केंद्र कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, सेंटर कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्र। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि इस दीर्घवृत्त का केंद्र कितना होगा, 0,0 होगा, क्योंकि मूल बिंदु पर इसका केंद्र है। ठीक है, यहां परवलय पर स्थित कोई बिंदु, दीर्घवृत्त पर स्थित कोई बिंदु P, जिसको हम यहां x, y लिख लें, है ना, x, y लिख लें। और यहां से हमने जैसा कि बताया कि ये आपका देखो इसको इससे मिला दें। देखो ध्यान दें, एक बात और आपको याद रखनी है, ये P बिंदु S1 बिंदु है और ये P बिंदु S से इसको मिला दें, यहां से देखो ये, ठीक है, इसको इससे मिला दें। तो एक बात देखो और समझनी है, क्या कि ये आपका नाभि है, ये क्या है, नाभि। इसके निर्देशांक और याद कर लो भाई, याद कर लो, बिल्कुल एकदम कंफर्म याद कर लो कि इसको हम कहते हैं AE,0। क्या कहते हैं, AE,0। ये नाभि है, इसको हमें याद करना है, नाभि AE,0। और ये मूल बिंदु से यहां तक की दूरी -AE हो जाएगी, तो इसको -AE,0 लिखना है। ठीक, ये नाभियां इसकी दो हो गई, एक नाभि AE,0, एक नाभि -AE,0, इसकी दो नाभियां हो गई। ठीक है, इस P बिंदु और S1 बिंदु को, इनके दोनों के बीच की दूरी को क्या कहोगे, ये आपकी नाभीय दूरी है। P बिंदु की S बिंदु से दूरी को क्या कहते हैं, नाभीय दूरी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी नाभीय दूरी हो गई, या इसको हम नाभि त्रिज्या भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात और याद रखनी है कि ये दूरी जो हमने S डैश जो लिखी है ना, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी हमेशा आपको याद रखनी है कि यहां से यहां तक ये AE है और यहां से यहां तक ये -AE है। तो इसका मतलब नाभियों के बीच की दूरी AE + AE मतलब 2AE होगी। अभी हम आपको यहां लिखाएंगे। देखो एक बात समझो, यहां पर एक जो फिक्स लाइन है ना, ये फिक्स लाइन है। एक लाइन यहां भी खींची जा सकती है, ये भी आपकी फिक्स लाइन है। ठीक है, यहां से ये आपका सेंटर है ना, केंद्र है, केंद्र से यहां तक की दूरी, ये आपको यहां A बिंदु डालना है, यहां A डालना है, और यहां अगर हम A डैश डाल लें, ठीक है, A और A डैश, हमने यहां पर A और A डैश यहां पर बिंदु डाल लिए। इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, याद रखिए, इनको हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपका जो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त का ये शीर्ष कहलाएगा, A बिंदु, और ये A डैश बिंदु इसके शीर्ष कहलाते हैं। और ये यहां से यहां तक इसकी दूरी A होती है, O से A तक की दूरी A होती है, तो इसको हम A,0 कहेंगे। यहां से यहां तक की दूरी भी A होती है, माइनस दिशा में है, इसलिए इसको हम -A,0 कहेंगे। क्या कहेंगे, -A,0 कहेंगे। ठीक है,
तो याद रखिए कि इसके शीर्ष कितना होते हैं, a,0 माइनस a,0 होते हैं। इसके बाद देखो यहां पर हमने बताया कि दो फिक्स लाइन आपको यहां पर मिलती हैं यहां पर, और ये आपकी फिक्स लाइन क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। तो दो नियताएं आपको लिखना है, दो नियता इसकी होती हैं, एक नियता ये इधर और दूसरी नियता इधर होती है। और याद रखना है कि जो नियता होती ना, जैसे हमने आपको जैसी परिभाषा बताई है कि जो PS है वो हमेशा कितना होना चाहिए, PM से PS बटे PM कितना होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। इसकी उत्केंद्रता सदैव एक से छोटी होती है। PS दूरी कम होती है, PM दूरी ज्यादा होती है, तभी तो PS बटे PM का मान एक से कम आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी आपको याद रखना है कि नियता को हम लिखते हैं, नियता ये आपका जो बाई अक्ष होता है ना, बाई अक्ष के समांतर नियता यहां पर है, तो यहां पर लिखना है x बराबर a बटा ई। इसको याद रखिएगा, नियता का समीकरण होता है x बराबर a बटा ई, और इस नियता को हम लिखते हैं x बराबर माइनस में a बटा ई। ये आपकी दो नियताएं हैं जिनके समीकरण है x बराबर a बटा ई, और यहां पर x बराबर माइनस a बटा ई, जहां पर आपको पता है e मतलब इसेंट्रिसिटी, मतलब उत्केंद्रता, याद रखना है। ठीक है, और उत्केंद्रता की वैल्यू भी हमने बताई एक से कम हमेशा होती है। यहां पर अगर आपको उत्केंद्रता पूछी जाएगी तो कभी भी उसकी उत्केंद्रता एक से ज्यादा किसी भी प्रश्न की नहीं निकलेगी। ठीक है, क्योंकि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता एक से छोटी होती है। तो बच्चों यहां पर हम मानक समीकरण को लिखेंगे। देखो दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये है दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, और इसमें आपको यह भी याद रखना है कि इसमें a बड़ा है b छोटा है, a ग्रेटर देन b। ठीक है, इस दीर्घवृत्त के लिए यहां पर हम सारी बातें देखो एक साथ लिख के बता देते हैं कि इसका शीर्ष जो होता है वो 0,0 होता है। इसका शीर्ष कितना होता है, 0,0 होता है। इसके बाद देखो इसमें जो ये शीर्ष है ना, शीर्ष बात ना करें, ये केंद्र है 0,0। क्या है ये, केंद्र इसके 0,0 आपको लिखना है। शीर्ष जो होते हैं वो आपको देखो, जो हमने आपको यहां चित्र में a और a' से लिखे हैं, ये शीर्ष हैं, और शीर्ष के निर्देशांक हम सीधा डायरेक्ट दोनों एक साथ लिख दें तो प्लस माइनस a,0 लिखेंगे। ये प्लस a,0 और ये माइनस a,0 होता है, इसलिए शीर्ष को हम लिखेंगे प्लस माइनस a,0 होते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो तीसरे नंबर पर आपको एक बात और समझनी है। हमने केंद्र निकाला, हमने शीर्ष निकाला, और इसके बाद यहां देखो नियता भी आपको यहां लिखनी है। ठीक है, नाभियां पहले लिख लें। देखिए नाभियां आपको याद रखनी है, नाभियां कितनी होती हैं, इस दीर्घवृत्त की जो नाभियां होती हैं वो आपकी होती हैं प्लस माइनस a,0। याद रखना है, एक नाभि a,0 है, दूसरी नाभि माइनस a,0 है, इसलिए दोनों नाभियों को एक साथ लिखोगे तो यहां लिखोगे प्लस माइनस a,0। ये इसकी नाभियां होती हैं। अच्छा आओ चौथे नंबर पर हम बात करेंगे। इसके बाद देखो नाभियां भी हो गई, नियता का समीकरण लिख लें भाई। नियता भी आपकी यहां पर देखो कितनी है, 2। तो नियता का समीकरण आपको क्या लिखना है, ये लिखना है x बराबर प्लस माइनस a बटा ई लिखना है। देखो ये a बटा ई प्लस में है, इधर ये माइनस में a बटा ई है, तो x बराबर प्लस माइनस a बटे ई लिखना है। ठीक है, ये नाभियां आपको नियता का समीकरण लिखना है। नियता का समीकरण, फिर इसके बाद देखो कुछ और बातें आपको सीखनी है। यहां से यहां तक ये आपका दीर्घाक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, दीर्घाक्ष, इसको कहते हैं दीर्घाक्ष। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, देखो हमने जैसा कि बताया कि यहां से यहां तक O से A तक A दूरी है, और O से A' तक ये भी A दूरी है, तो A और A मिला के पूरी दूरी 2A हो जाएगी। तो आपको यहां लिखना है दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी होती है, यहां लिखना है आपको दीर्घाक्ष, तो दीर्घाक्ष बराबर आपको 2A लिखना है। दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी लिखना है, 2A। लघुअक्ष देखो क्या होता है, ये A है जो, वो आपका दीर्घाक्ष कहलाता है। यहां लिख दें A। दीर्घाक्ष मतलब A, और वो कितना होता है, 2A। इसके बाद देखो लघुअक्ष की बात करें, लघु मानी छोटा, आपको पता है लघु अक्ष की बात करी जाए तो ये आपका देखो छोटा अक्ष है, इसको हम यहां B और यहां B' लिख लें, तो ये आपका B से B' तक लघु अक्ष कहलाता है।
आपको लिखना है बी बी डैश, इसको हमने चित्र में जैसा कि बनाया है बी बी डैश, लघु अक्ष की लंबाई आपको 2b लिखनी है। यहां से यहां तक ये b होता है, यहां से यहां तक ये भी b होता है, इसलिए लघु अक्ष को हम क्या लिखेंगे 2b लिखेंगे, बी बी डैश बराबर 2b। ठीक है, तो हमने दीर्घाक्ष को लिख लिया, लघु अक्ष को लिख लिया। अच्छा एक बात और देखो, यहां पर हम एक बात और यहां लिख लेते हैं कि नाभियों के बीच की दूरी कितनी होती है। एक नाभि ये है, एक नाभि ये है, तो आपको यहां लिखना है नाभियों के बीच की दूरी। क्या लिखना है, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी आपको लिखनी है। नाभियों के बीच की दूरी 2ae होती है, यहां से यहां तक ae और यहां से यहां तक ae, तो ae प्लस ae मतलब 2ae। नाभियों के बीच की दूरी मतलब एस एस डैश, जैसा कि हमने चित्र में बनाया है, यहां आप लिख सकते हो एस एस डैश, और ये दूरी कितनी है 2ae, है ना, ae प्लस ae 2ae। नाभियों के बीच की दूरी याद रखनी है 2ae होती है। ये सब कुछ इस परवलय के लिए देखो कर रहे हैं, सॉरी इस दीर्घवृत्त के लिए कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 इसका समीकरण है। इसमें a बड़ा है b छोटा है, तब ये सारी बातें हैं इसमें। ठीक, इसके बाद देखो नाभियों के बीच की दूरी के बाद एक बात और यहां पर हमें दिखाई दे रही है कि यहां से देखो ये 7वां नंबर और नोट करें, 7वां है 8वां नंबर है, तो यहां से देखो एक नियता यहां है, एक नियता यहां है, तो यहां से यहां तक a बटा ई दूरी है, यहां से यहां तक ये भी a बटा ई दूरी है, तो यहां इन दोनों नियताओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां लिखोगे नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी। देखो नियताओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको लिखना है 2a बटे ई, 2a बटे ई, a बटे ई, यहां से यहां तक a बटे ई, यहां से यहां तक a बटे ई, तो आपको दोनों को जोड़ देना है, कितनी हो जाएगी 2a बटे ई। दोनों नियताओं के बीच की दूरी होती है 2a बटे ई होती है। अब बता दो भाई और भी कुछ बात है, मेरे ख्याल से इसमें सारी बातें इतनी हैं जो आपको इस दीर्घवृत्त के लिए याद रखनी है कि अगर दीर्घवृत्त इस रूप का मिलता है, दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के रूप का मिलता है, जिसमें a बड़ा है b छोटा है, तब इसके केंद्र आपको 0 0 लिखना है, शीर्ष प्लस माइनस a 0 लिखना है, नाभियां प्लस माइनस a 0 लिखनी है, नियता का समीकरण x बराबर प्लस माइनस a बटा ई लिखना है, दीर्घाक्ष 2a लघु अक्ष 2b, और नाभियों के बीच की दूरी 2ae तथा नियताओं के बीच की दूरी 2a बटा ई लिखनी है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये सब कुछ बातें ठीक है, लेकिन बात तो यही है कि भैया अगर इस रूप का परवलय है तो ये बातें हैं, यदि परवलय का रूप बदल जाए, देखो दूसरा रूप बता दें, दूसरा भी रूप हो सकता है परवलय का। ये तो आपको यहां पर देखा आपने कि ये इधर देखो, ये आपका दीर्घाक्ष इसका ये है, ये बड़ा है, और यदि बाय द वे अगर यूं ऐसा हो, इसको खड़ा कर दें, जैसा कि देखो अभी दूसरा एक चित्र बना के बताएं आपको, इसको रब कर लें, इसको नोट कर लिया आपने। ठीक है, चलो एक बार नोट कर लें जल्दी से। फिर इसके बाद देखो दूसरा रूप हम यहां पर बताएं कि अगर आपका परवलय इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, यहां से देखो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो दूसरा जो रूप है वो इस प्रकार से हो सकता है, बात तो वही है, इक्वेशन वही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1, जबकि आपको यहां पहले वाले में क्या था, a बड़ा था b छोटा था, यहां पर a छोटा है b बड़ा है। देखो ध्यान दें, इस प्रकार से ये दीर्घवृत्त है कि इसमें a छोटा है b बड़ा है। तो अगर ऐसा होता है a छोटा है b बड़ा है, तो दीर्घवृत्त का ये जो स्ट्रक्चर है बदल जाता है, इसकी आकृति बिल्कुल एकदम बदल जाती है। इस प्रकार का देखो हो जाएगा कि इसका ये वाला इस प्रकार से देखो यहां बनाना है। ठीक है, ए देखो ये है ना a, और a है ये छोटा, और ये आपका b है जो कि बड़ा है। देखो ध्यान दें, चित्र में देखने लग गया, ये छोटा है ये बड़ा है। अभी ये यहां पर बड़ा था दीर्घाक्ष में, उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज दीर्घवृत्त कहते हैं, इसको ऊर्ध्व दीर्घवृत्त कहते हैं, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्व दीर्घवृत्त, है ना, खड़ा है इसलिए ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं इसको, ये ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है।
तो इसके लिए भी देखो सारी बातें वही हैं जो पहले वाले क्षैतिज के लिए थी, वही ऊर्ध्व के लिए है। तो आपको यहां याद रखना है इसकी दो नाभियां, देखो एक नाभि यहां, यहां पर, इसको एस डाल लें, इसको एस डैश लिख दें। इसकी नाभि होती है 0,0, BE, ठीक है। एक दूसरी नाभि यहां लिखोगे 0, -BE होती है, ठीक। तो ये दो नाभियां हो गई। और इसी प्रकार देखो ध्यान दें, ये दो नियताएं हो जाएंगी, यहां पर एक नियता यहां और एक नियता यहां, दो इसकी नियताएं हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर इसको दो नियताओं को क्या कहेंगे, देखो यहां पर हम कहेंगे y बराबर B/E और इस नियता को कहेंगे y बराबर -B/E कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखो ध्यान दें, यहां पर ये आपका दीर्घाक्ष ये कहलाएगा, लघुअक्ष ये कहलाएगा। इस पर हम यहां देखो B डैश ये इसका दीर्घाक्ष है और यहां पर A डैश ये इसका अब लघुअक्ष हो जाएगा, ये छोटा हो गया तो इसको लघुअक्ष कहेंगे, इसको दीर्घाक्ष कहेंगे, ठीक है। तो और ये आपका जो सेंटर है वो वही है, केंद्र तो 0 है, 0,0 है, मतलब इसको हम मूल बिंदु पर ही लिखेंगे। तो यहां से देखो अगर ऐसी स्थिति होती है तो यहां पर हमें सबसे पहले केंद्र लिखना है, केंद्र बराबर तो वही लिखना है 0,0 होगा। और इसमें दूसरे नंबर पर देखो इसकी नाभियां लिखनी है, नाभियां क्या होंगी, नाभियां जो इसकी होंगी वो होंगी 0, ±BE इसकी नाभियां होंगी। तीसरे नंबर पर देखो नंबर 3 यहां डाल लें, तीसरे नंबर पर इसमें हमें इसके शीर्ष लिखने हैं, देखो ध्यान दें इसके जो शीर्ष होंगे वो आपके कितने होंगे, देखो B डैश शीर्ष इसके होंगे कितने, यहां पर आपको लिखना है 0,B और यहां लिखना है 0,-B लिखना है, ठीक है। यहां लिखना है 0,B। तो इस प्रकार से जो इसके शीर्ष होंगे 0,+-B लिखना है, ये आपके शीर्ष लिखना है, ठीक है। और इसके बाद देखो इसकी नियताओं के समीकरण लिखने हैं, नियताएं है ना, नियताओं को क्या लिखना है, ये लिखना है y बराबर ±B/E लिखना है, नियताओं के समीकरण ये हो गए। इसके बाद देखो यहां पर दीर्घाक्ष लघुअक्ष भी लिखनी है, देखो ध्यान दें यहां लिख लें दीर्घाक्ष बराबर क्या लिखना है 2B लिखना है, ये देखो B डैश आपका दीर्घाक्ष है तो यहां पर आपको लिखना है दीर्घाक्ष B डैश है और उसको लिखना है कितना 2B लिखना है। और इसके बाद यहां देखो लघुअक्ष भी लिखना है, लघुअक्ष बराबर क्या लिखना है A डैश लिखना है जो कि 2A है, लघुअक्ष 2A है, ये वाला लघुअक्ष है और ये दीर्घाक्ष है। इसके बाद देखो नाभियों के बीच की दूरी भी यहां आपको लिखनी है, नाभियों के बीच की दूरी, ये आप इस पर नंबर अगला डाल सकते हो, 6वें के बाद 7वां नंबर यहां डाल लें, ठीक है। नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी आपको लिखनी है 2BE लिखनी है, कितनी लिखनी है 2B, देखो यहां से यहां तक BE है, यहां से यहां तक BE है, तो BE + BE मतलब 2BE लिखनी है, नाभियों के बीच की दूरी, ठीक है। और इसके बाद देखो नियताओं के बीच की दूरी भी लिखनी है, नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी कितनी होगी, नियताओं के बीच की दूरी होगी 2B/E होगी, यहां से यहां तक B/E है, यहां से यहां तक B/E है, तो जोड़ दें B/E + B/E मतलब 2B/E, ये नियताओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अच्छा एक बात और है, क्या आपको एक बात और पूछी जा सकती है कि इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, उत्केंद्रता कितनी होगी। तो ये तो हमें पता है कि उत्केंद्रता तो 1 से कम होती है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए भी हम सूत्र यहां लिख लेते हैं। उत्केंद्रता को कैसे लिखते हैं, E से डिनोट करते हैं, और उत्केंद्रता बराबर आप याद रखिए √1 - B, यहां पर देखो आपको याद रखना है 1 - A²/B² होता है, ठीक है। एक इससे पहले जो हमने क्षैतिज दीर्घवृत्त बनाया था उसकी भी आप इसेंट्रिसिटी नोट कर लीजिए, ये आपको देखो ध्यान दें x² / A²,
प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के रूप में है, जिसमें a बड़ा है b छोटा है, तब इसका जो इसेंट्रिसिटी होगा, उत्केंद्रता होगा, उसको आपको इस प्रकार से लिखना है। उसकी उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले का हमें यूज करना है। इसके बाद देखो एक बात और याद रखनी है, एक बात और याद रखनी है कि इस दीर्घवृत्त के लिए नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है। अभी एक बात रह गई, छूट गई, उसको भी यहां देख लेते हैं। नाभिलंब होता क्या है वास्तव में? नाभि से होकर जाने वाली रेखा, देखो ये नाभि है ना, ये नाभि है, तो नाभि से होकर जाने वाली इस प्रकार से रेखा खींची जाए कि ये दीर्घवृत्त को काट जाए। देखो यहां पर काटी ना, इसको L और इसको L डैश कह सकते हैं। तो जो नाभि से होकर जाने वाली रेखा इस प्रकार से खींची जाए कि ये आपकी लंबवत हो। काय पे लंबवत हो? दीर्घाक्ष पर। दीर्घाक्ष पर लंबवत रेखा इस प्रकार से खींच दी जाए, नाभि से होकर जाए, तो इसको हम L डैश कह सकते हैं। इसी को हम कहते हैं नाभिलंब। क्या कहते हैं? नाभिलंब। नाभिलंब यहां पर चित्र से हमने L डैश बताया। L डैश बराबर होता कितना है? देखो यहां पर इसकी बात नहीं करी जा रही, फिलहाल हम बात करेंगे इस दीर्घवृत्त की। इस दीर्घवृत्त में देखो L डैश कैसे बनाओगे, हम यहां पर आपको फिगर बना के बता देते हैं। देखो ये आपका दीर्घवृत्त है, पहले वाला जो क्षैतिज दीर्घवृत्त है वो यही तो है। इसमें देखो यहां पर एक नाभि यहां है, एक नाभि यहां है, इसको कहते हैं AE,0 और इस नाभि को कहते हैं -AE,0। और यहां से देखो अगर नाभि से इस प्रकार रेखा खींची जाए x अक्ष के लंबवत, मतलब ये दीर्घाक्ष है ना, दीर्घाक्ष पर 90 अंश का कोण बनाते हुए नाभि से जाने वाली रेखा ये आपकी L डैश कहलाती है। मतलब इसको क्या कहते हैं? नाभिलंब कहते हैं। तो ये नाभिलंब की लंबाई L डैश बराबर आपको याद रखना है 2b/a। कितना याद रखना है? 2b² 2b² याद रखना है। नाभिलंब की लंबाई होती है 2b²। और इसके लिए जो नाभिलंब की लंबाई है वो कितनी होती है? देखो यहां पर एक 10वां पॉइंट और डाल लें, इस पर लिख दें नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? यहां पर आपको याद रखनी है 2a² होती है। ठीक है, इसकी नाभिलंब की लंबाई यहां पर L डैश लिखी है, कितनी होती है? 2a² होती है। जबकि इस केस में, जबकि a बड़ा है b छोटा है, मतलब क्षैतिज दीर्घवृत्त है, तो इस नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? 2b²a। इतना याद रखना है। ठीक है, एक बात ये छूट गई थी, इसको थोड़ा विशेष नोट कर लें, ध्यान से समझ लें। नाभिलंब की लंबाई 2b²a होती है। ठीक है, उत्केंद्रता होता है कितना? E बराबर √1 माइनस b²/a²। ये इस वाले दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं, क्षैतिज वाले की। और ऊर्ध्व दीर्घवृत्त में इसके नाभिलंब की लंबाई 2a²b लिखनी है और इसकी उत्केंद्रता √1 माइनस a²/b² लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये पूरी बेसिक आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपने इतना पूरा कर लिया तो बिल्कुल एकदम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एकदम हलवा तरीके से कंप्लीट होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये है आपका, देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। चलो पहले इसको हम रफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका है एक्सरसाइज 11.3 एक्सरसाइज है। और इसमें देखो हमसे 1 से 9 तक के प्रश्नों के लिए हमसे बात कही गई है कि इसमें हमें क्या करना है? दीर्घवृत्त में नाभियों, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घाक्ष, लघुअक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई, सब कुछ पूछ दिया गया, एक ही साथ सब कुछ पूछ दिया गया है। देखो यहां पर हमें पहले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। 11.3 एक्सरसाइज है और ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो यहां पर दीर्घवृत्त लिखा है x² में यहां लिखा है 36 और प्लस y² में यहां लिखा है कितना? 16 और बराबर में है ये 1। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण है।
अब इस दीर्घवृत्त के समीकरण के लिए हमें क्या क्या करना है, इसकी नाभियां ज्ञात करनी है, शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात करना है, दीर्घाक्ष लघुअक्ष की लंबाइयां ज्ञात करनी है, उत्केंद्रता और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करना है। देखो कैसे करोगे, बड़ी आसान सी बात है। पहला काम तो यह है कि आपको यह समझना है कि यह दीर्घवृत्त पहले रूप का है या दूसरे, मतलब क्षैतिज दीर्घवृत्त है या ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है। तो बच्चों यहां आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ये देखो लिखा है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका मतलब ए बड़ा है बी छोटा है। ये क्षैतिज दीर्घवृत्त है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बराबर 1 से अगर इसकी तुलना कर दी जाए तो हमें यहां से देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ए स्क्वायर को हम यहां 36 लिख पाएंगे और बी स्क्वायर को हम यहां से 16 देखो निकालेंगे। बी स्क्वायर बराबर 16, ए स्क्वायर बराबर 36। तो अगर इसका वर्गमूल ले लिया जाए तो ए बराबर 6 हो जाएगा। यहां से देखो बी स्क्वायर का मान 16 है, तब बी बराबर यहां से 4 मिल जाएगा। तो अब हम यहां से बड़े आराम से कह सकते हैं ए बड़ा है बी छोटा है। ये 6 है ये 4 है, तो ए बड़ा है बी छोटा है। क्षैतिज दीर्घवृत्त है ये आपका, है ना। तो अब हमसे पूछा गया क्या गया है, देखो सबसे पहले नंबर पे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है नाभियां बताइए। आपको पता होती हैं नाभियां होती हैं ए कोमा 0। अब यहां पर हमें अब ई की जरूरत है, ये है नहीं। तो पहला नंबर है कि हम इसकी उत्केंद्रता निकाल लें। क्षैतिज आव्यूह के लिए क्षैतिज दीर्घवृत्त के लिए हमने उत्केंद्रता का सूत्र आपको बताया कि आपको लिखना है 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। उत्केंद्रता बराबर क्या लिखना है, √1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो यहां से देखो 1 - बी स्क्वायर को हमें 4 लिखना है, इसका स्क्वायर लिख दें, अपॉन में ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को यहां पर देखो 6 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हो √1 - 4 का स्क्वायर यहां 16 लिख दें और 6 का स्क्वायर यहां 36 लिख दें। ठीक है, 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, देखो 4 चौको 16 और 4 निम 36 ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से हमें उत्केंद्रता कितनी मिलेगी ये तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। देखो 9 एकम 9, 4 घटाओगे तो 5 और बटे में 9 लिखें। 9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3 होता है। तो यहां से देखो √5/3 उत्केंद्रता हमें मिल गई। फिर है बात, अब देखो उत्केंद्रता हमने ज्ञात कर ली, तो अब हम सारी चीजें बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, सारी चीजें बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हैं। पहले नंबर पर इसमें नाभियां पूछी गई हैं, तो अब देखो यहां लिख देते हैं नाभियां क्या होती हैं। नाभियां देखो आपको पता होना ही होना चाहिए भैया। पहले क्षैतिज है ना, क्षैतिज दीर्घवृत्त है, तो इसके लिए नाभियां होती हैं +- AE,0 होती हैं। होती कि नहीं भाई, आपको याद होना चाहिए। तो यहां से देखो हम इसको +- A और A की वैल्यू हम लिख दें यहां से 6 और E की वैल्यू हम लिख देंगे √5/3 लिख देंगे। ठीक है, और कॉमा यहां 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें नाभियां मिल जाएंगी। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 लिख दें तो 2√5,0 इस प्रकार से देखो हमें नाभियां मिल गई। एक उत्तर तो ये हमारा हो गया। +- 2√5 यहां से देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 2 बार कटेगा ना, तो 2√5,0 ये आपकी नाभियां हो गई। इसके बाद देखो नाभियों के बाद हमसे पूछा है शीर्षों के निर्देशांक बताओ। तो हम भैया शीर्ष भी जानते हैं, क्या जानते हैं शीर्ष बता दो कितना होता है। शीर्ष होता है +- A,0। क्या होता है +- A,0। इस दीर्घवृत्त का शीर्ष कितना होता है +- A,0। तो यहां देखो +- A और A की वैल्यू यहां से हमने 6 निकाली है, तो यहां आप लिख सकते हो 6,0 +- 6,0 भैया शीर्ष भी देखो मिल गए कि नहीं। अब इसके बाद में देखो शीर्ष के बाद हमसे पूछा गया है दीर्घाक्ष बताइए, लघुअक्ष बताइए। तो दीर्घाक्ष की लंबाई बताओ कितनी होती है। दीर्घाक्ष की लंबाई बराबर 2a होती है। कितनी होती है, दीर्घाक्ष बराबर 2a हमने आपको लिखाया है। तो यहां से देखो 2 और a को हम 6 लिखेंगे, तब 6 का 2 में गुणा 12 इकाई हो जाएगा। दीर्घाक्ष की लंबाई 12 मिल गई। लघुअक्ष की बताओ कितनी होगी। लघुअक्ष बराबर 2b होता है। कितना होता है 2b होता है। तो यहां देखो 2 × b और b बराबर 4 लिखोगे तो यहां 8 मिल जाएगा। यहां देखो लघुअक्ष की लंबाई 8 मिल गई। ठीक है,
अब इसके बाद में अंत में हमसे नाभिलंब की लंबाई भी पूछी गई है, क्योंकि उत्केंद्रता तो हमने पहले ही निकाल रखी है ना, उत्केंद्रता तो पहले निकाल ली है। यहां आप लिखना चाहो सीरियल के हिसाब से तो यहां लिख सकते हो उत्केंद्रता। क्या यहां लिख दें? उत्केंद्रता। ये हमने उत्केंद्रता निकाली है, वो कितनी है? ये √5/3 है। और लास्ट में नाभिलंब की लंबाई भी आपसे पूछी गई है, तो यहां लिख दें नाभिलंब की लंबाई। ठीक है, नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई बराबर कितनी होती है? हमने आपको लिखा है 2b² होती है नाभिलंब की लंबाई, 2b²। तो यहां देखो 2 लिखना है, b², b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करना है, फिर बटे में यहां पर a लिखना है और a की वैल्यू 6 है, यहां पर 6 लिख दो। ठीक है, तो इससे हम अगर इसको 2 से हम 3 बार यहां काट सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16/3 यहां लिख दें, नाभिलंब की लंबाई 16/3। ठीक है, देखो सारे आंसर आपके हो गए। यहां पर इतनी बातें हमसे पूछी गई थी और इसी टाइप के देखो पूरे यहां पर जो 5-6 सवाल दिए गए ना, 9 सवाल दिए गए हैं, सब में एक ही बात पूछी गई। सारे प्रश्न एक जैसे हैं, बस केवल आपको 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा। एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप ऐसा प्रश्न हो सकता है जिसमें ए छोटा हो, बी बड़ा हो। यहां पर आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। इस दूसरे प्रश्न में ए छोटा है, बी बड़ा है। यहां पर ये दूसरा आप व्यू बन जाए, दूसरा आपका दीर्घवृत्त बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ऊर्ध्व दीर्घवृत्त। क्या कहेंगे? ऊर्ध्व दीर्घवृत्त। देखो इसको रब कर लेते हैं। ये क्षैतिज व्यू दीर्घवृत्त का था, अब आपको ऊर्ध्व दीर्घवृत्त मिलेगा। तो इसके लिए देखो सारी बातें बदल जाती हैं, ये भी आपको पता है। इसकी सारी स्थितियां अलग अलग हो जाती हैं, है ना। दूसरा प्रश्न देखो, ये आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है x² बटे में कितना है? बटे में 4 लिखा है, प्लस यहां देखो y² बटे में कितना लिखा है? 25 लिखा है, बराबर में यहां 1। तो अब यहां से देखो अगर इसकी तुलना कर दें, x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1 से इसकी हम तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करने पर अगर इसकी तुलना कर दी जाए तो यहां देखो a² की वैल्यू 4 और b² की वैल्यू हमें 25 मिलेगी। इतनी बात ठीक है। a² का मान 4, b² का मान 25। अब यहां से देखो a की वैल्यू निकालो तो 2 और यहां से देखो b की वैल्यू निकालें तो 5, है ना। इतनी बात ठीक है। तो अब देख सकते हो a छोटा है, b बड़ा है, तो ये आपका ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है, ऊर्ध्व दीर्घवृत्त। ठीक है, तो इसके लिए सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला नंबर तो वही इसेंट्रिसिटी निकालिए, आप उत्केंद्रता निकालिए। तो उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं? उत्केंद्रता निकालने का फॉर्मूला है E बराबर √1 - a²/b²। याद करिए, देखो पलट गया फॉर्मूला। उसके लिए क्षैतिज के लिए था √1 - b²/a²। ये ऊर्ध्व के लिए है, ये a ऊपर हो गया, b नीचे, इसमें b ऊपर a नीचे, इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखो उत्केंद्रता बराबर 1 - a² को हम क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, या हम ऐसे कह दें a² की वैल्यू सीधी डायरेक्ट 4 रख दें और b² की सीधी डायरेक्ट वैल्यू हम यहां पर 5 लिख दें, 25 लिख दें। तो यहां देखो 25 में से 4 घटाओगे 21 बचेगा और बटे में 25 का वर्गमूल यहां 5 लिख दें। तो ये हमने निकाली इसेंट्रिसिटी। ठीक है, उत्केंद्रता निकल के आ गई √21/5। अब देखो आगे सारी बातें, अब बड़े आराम से सारी बातें निकल के आएंगी। यहां पर हमसे सबसे पहले नंबर पे क्या पूछा गया है? नाभियां बता दो। तो यहां लिखना है नाभियां। नाभियां बताओ, नाभियां कितनी होती हैं? प्लस माइनस 0, कितनी होती हैं? 0, ± BE होती हैं। 0, ± B, यही तो होती है नाभियां। तो ये तो 0 है, ±B और B की वैल्यू हम 5 लिख दें और फिर E की वैल्यू हम लिख दें √21/5। तो यहां 5 से 5 कैंसिल कर दें और बस नाभियां हमें मिल जाएंगी 0, ±√21। ये देखो नाभियां हो गई। ठीक, एक आंसर तो आपको मिल गया। इसके बाद नाभियों के बाद हमसे पूछा है कि अब शीर्षों के निर्देशांक बता दो। शीर्ष के देखो क्या होते हैं?
शीर्ष लिख लें। शीर्ष इसके होते हैं 0, ±b। ध्यान से समझो भाई, इसका हम ऐसे ही तो फिगर बनाते हैं। तो एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, इसको हम 0, b लिखते हैं और इसको हम 0, -b लिखते हैं। तो यहां पर शीर्ष हो गए 0, ±b। अब यहां पर देखो, इसको हम b की वैल्यू जो है वो रख देते हैं, बस इसके शीर्ष के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे। शीर्ष हमें मिल गए, देखो कितने, 0, ±b और b का मान 5 है। ये हमने शीर्ष निकाल लिए, शीर्ष निकाल लिए। और इसके बाद, अब शीर्ष के बाद हमसे पूछा है दीर्घाक्ष की लंबाई और लघुअक्ष की लंबाई। यहां लिख दें दीर्घाक्ष, क्या लिखेंगे, दीर्घाक्ष की लंबाई। तो आपको 2a मिलती है। दीर्घाक्ष कितना होता है, 2b, है ना, 2b होता है, क्योंकि ये ऊर्ध्वाभियु है, ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है। तो ऊर्ध्व दीर्घवृत्त की दीर्घाक्ष कितनी होती है, 2b होती है। तो आपको यहां लिखना है 2 और b की वैल्यू 5 लिख दें, तो 5 का 2 में गुणा 10 लिख दें, ठीक है। दीर्घाक्ष आपका 10 हो जाएगा। अच्छा, लघुअक्ष कितना होगा, लघुअक्ष बराबर 2a होगा, है ना। लघुअक्ष कितना होगा, 2a होगा। तो 2 × a, और a को हम यहां पर कितना लिखेंगे, 2 का 2 में गुणा 4 लिखना है। लघुअक्ष 4 हो जाएगा। और इसके बाद में उत्केंद्रता हमने निकाल ली पहले, और अब अंत में हमें नाभि लंब जीवा की लंबाई और पूछी गई है। तो यहां लिख देते हैं नाभि लंब जीवा। नाभि लंब जीवा की लंबाई कितनी होती है, 2a² होती है, 2a² होती है। तो यहां देखिए हम लिख देते हैं 2 और a² की डायरेक्ट वैल्यू बता दो। a² को हम 4 लिख दें, तो यहां 4 लिख दें, और बटे में नीचे b, और b की वैल्यू 5 है। यहां देखिए 4 दूनी 8, 8 बटे 5 लिख दोगे, ये आपको मिल जाएगा नाभि लंब जीवा की लंबाई 8 बटे 5, ठीक है। तो बस ये आपके पहला हमने प्रश्न किया, उसको क्षैतिज आव्यूह था, क्षैतिज दीर्घवृत्त था। और ये आपका दूसरा दीर्घवृत्त है वो ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है। इसी टाइप के सारे कुछ मिले जुले प्रश्न हैं आपके, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे एक जैसे प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें और फिर देखते हैं कुछ अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो हमारे समझ से आती है बात, हम सीधा 7वें नंबर पे पहुंचते हैं। चलिए इसको रब कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं। इसको रब करके चलिए देखो 7वां प्रश्न क्या है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको ये बचे हुए प्रश्नों को छोड़ देना है, बड़े आराम से देखो आप कर सकते हो। बिल्कुल एकदम सिमिलर तरीके के सारे प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न है ना वैसे ही आपका ये तीसरा प्रश्न है ना, पहले प्रश्न जैसा तीसरा प्रश्न है, और इसमें जो चौथा प्रश्न है वो दूसरे जैसा है, ठीक है। और तीसरा ये आपका जो 5वां प्रश्न है ये भी आपका पहले जैसा है। मतलब आपको ये देखना है कि ए बड़ा है या बी छोटा है, बस ये 2 टाइप के हमने आपको बताया कि 2 टाइप के आपके सारे प्रश्न केवल 2 टाइप से होंगे। देखो यहाँ 7वां प्रश्न करके दिखा देते हैं। ये है आपके पास दीर्घवृत्त का समीकरण, यहां दिया गया है 36 × x², यहां है प्लस में 4 × y², और ये है बराबर में 144, ये है 144। यहां आप देखो, यहां पर जो आपका इक्वेशन लिखा है वो मानक रूप में नहीं लिखा है, तो इसको हम पहले मानक रूप में बना लेते हैं। एकदम सिंपल सी बात, देखो यहां से 36x², और यहां अगर 144 से डिवाइड कर दें तो बटे में आ जाएगा। यहां देखो प्लस 4y², यहां भी 144 से डिवाइड कर दें तो यहां पर अब 1 बचेगा। 144 से यहां हमने दोनों से डिवाइड कर दिया, तो यहां आप देख सकते हो, देखो इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 4 बार। 6 चौको 24, 6 तिया 4 तिया 12, 2 14, ठीक है। बिल्कुल x² डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, प्लस यहां से इसको काटोगे तो ये आपका 36 बार देखो डिवाइड हो जाएगा, है ना, y², और बटे में आपको यहां मिल जाएगा 36। अब यहां से बराबर 1 कह सकते हो। देखो ये आपका, इसमें देखो a बड़ा है, a छोटा है, b बड़ा है ना। ये आपका ऊर्ध्व दीर्घवृत्त हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसकी तुलना कर दें, x² प्लस y² बराबर 1 से इसकी तुलना कर दें, तो तुलना करने से a² की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी, और यहां से b² की वैल्यू यहां पर हमें 36 मिल जाएगी, जिससे a की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी, और यहां से b की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। अब आपको यहां से बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगा कि a छोटा है और b आपका ये बड़ा है ना, a छोटा है, b बड़ा है।
तो अगर ए छोटा हो बी बड़ा हो तो यहां से, अब यहां से देखो हमें सबसे पहले देखो उत्केंद्रता की बात करते हैं हम। उत्केंद्रता सबसे पहले निकाल लेते हैं। ई बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस, यहां देखो ये ऊर्ध्व वाला है ना, ये ऊर्ध्व वाले में क्या करते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे ही तो बताया हमने। अगर क्षैतिज दीर्घवृत्त होता है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखते हैं, इसमें ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहां से देखो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको देखो 4 लिखनी है, ए स्क्वायर का मान 4 लिखना है, ठीक है। और बी स्क्वायर की वैल्यू यहां देखो 36 है, इसको हम यहां 36 लिखेंगे। डिवाइड यहां भी कर सकते हो, देखो 4 एकम 4 और 4 निम 36, 9 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो 9 एकम 9 में से 8 घटाओगे तो ऊपर 8 बटे में 9, ठीक है। और यहां ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 2 बटे 9 का वर्गमूल 3 लिख लें। तो ये देखो हमें इसकी उत्केंद्रता मिल गई, उत्केंद्रता मिल गई। इसके बाद देखो इसका हमें सब कुछ निकालना है। पहले नंबर पे शायद इसमें क्या पूछा गया है, पहले नंबर पे आपसे पूछा गया है इसकी नाभियां बता दो। तो नाभियां आपको देखो यहां लिखनी है, नाभियां कितनी होती हैं, नाभियां प्लस माइनस 0 कॉमा क्या लिखना है नाभियों को 0 कॉमा प्लस माइनस बीई, हमने आपको दूसरे प्रकार का है ना ये दीर्घवृत्त, इसलिए हमने इसकी नाभियां बताई कितनी 0 कॉमा प्लस माइनस बीई लिखना होता है। तो ये 0 रहेगा प्लस माइनस बी, और बी की वैल्यू यहां से देखो 6 है ना, बी की वैल्यू यहां 6 रख दें, इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू अंडर रूट 2/3 लिखेंगे। तो यहां से वो 3 दूनी 6, 2 बार यहां कैंसिल कर दें तो बस नाभियां हमें मिल गई 0 कॉमा प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2, 2 का 2 में मल्टीपल 4 अंडर रूट 2। तो ये देखो इसकी नाभियां हो गई है ना, सिंपल सी बात है, नाभियां निकल आई। नाभियों के बाद दूसरे नंबर पे देखो क्या पूछा गया है, नाभियों के बाद हमसे पूछा गया है कि इसके शीर्ष बताइए, दीर्घाक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई। देखो शीर्ष इसके कितने लिखने हैं, शीर्ष कितने होते हैं तो पता है 0 कॉमा प्लस माइनस बी, ये इसके शीर्ष होते हैं। तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी और बी की वैल्यू यहां पर 6 है, तो ये इसके देखो शीर्ष हो गए। एक शीर्ष हो जाएगा 0,6 और दूसरा 0,-6 है ना, 2 शीर्ष। इसके बाद देखो शीर्ष के बाद इसे यहां पर दीर्घाक्ष पूछा है, दीर्घाक्ष की लंबाई हमने बताया 2b है ना, ये आपका ऊर्ध्व है ना, तो इसलिए 2b लिखना है। 2 इंटू बी, और b बराबर यहां से देखो कितना है 6 है, तो यहां से दीर्घाक्ष की लंबाई 6 दूनी 12 लिख दें। अच्छा लघु अक्ष देखो ध्यान दें, लघु अक्ष हमने बताया 2a लिखना है, तो यहां से देखो 2 इंटू ए, और a की वैल्यू यहां से 4 है, तो बस 2 से 4 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ठीक है। तो लघु अक्ष की लंबाई 8 हो गई। इसके बाद में और देखो क्या पूछा गया है, इसमें उत्केंद्रता हमने ऑलरेडी पहले निकाल रखी है, और इसके बाद में अंत में नाभिलंब जीवा की लंबाई और पूछी गई है। तो यहां देखो नाभिलंब लिख दें, नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, नाभिलंब की लंबाई बराबर होती है 2a स्क्वायर अपॉन बी, देखो ध्यान दें, ठीक है, 2a स्क्वायर अपॉन बी लिखना है। तो 2 और a स्क्वायर, a की वैल्यू यहां से देखो हमें 4 लिखनी है ना, और इसका स्क्वायर भी करना है। तो हम सीधा सीधा देखो a स्क्वायर, यहां से थोड़ी देखो गलती अगर हो गई है तो थोड़ा सुधार करें। देखो a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, a बराबर 2 मिलेगा है ना, ये 2 मिलेगा। कहीं जरूरत पड़ी है क्या, यहां देखो ठीक है, कहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, चलो ठीक है। यहां देखो a की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, a की वैल्यू हमें रखनी है 2, तो यहां से 2 का 2 में गुणा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लघु अक्ष की लंबाई आपको 4 लिखनी है, ठीक है। अब नाभिलंब की लंबाई कितनी 2a स्क्वायर अपॉन बी, तो 2 और a स्क्वायर की वैल्यू सीधी डायरेक्ट 4 रख दें, और अपॉन में b और b की वैल्यू यहां 6 लिख दें। 2 से इसको हम डिवाइड 3 बार कर लें तो ये 4/3 इस नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी। बोलो ठीक है, इतना है ना, इतना ठीक है भाई, इसको भी नोट कर लें। हमने जैसा कि बताया कि सारे प्रश्न एक जैसे हैं, बिल्कुल एकदम सिमिलर तरीके से लगाने हैं आपको। बस ये देखना है कि आपका ये क्षैतिज दीर्घवृत्त है या ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है। अगर क्षैतिज है तो a बड़ा होगा, b छोटा होगा, ऊर्ध्व है तो a छोटा हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा, बस उल्टा काम करना है। देखो इसको नोट कर लें, और फिर मेरे ख्याल से अब हम एक और इसमें देख लेते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। चलो एक प्रश्न देखते हैं, 9वां देख लेते हैं, ठीक है, 9वां, या सीरियल से कहो तो 8वां लगा देते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं।
है ना। सारे प्रश्न जैसा कि बताया कि एक जैसे हैं, इसमें सिमिलर तरीके के प्रश्न हैं। तो यहां पर चलो 8वां ही बता देते हैं ना। 8वां प्रश्न है 16x² प्लस y² बराबर 16 लिखा है। ये 8वां प्रश्न है। इसमें लिखा है 16x² और प्लस यहां y² बराबर में यहां लिखा है 16। ठीक है, देखो कैसे करोगे, इसको भी पहले मानक रूप में बदलेंगे और फिर मानक रूप में बदलने के बाद फिर हम a और b की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। देखो यहां से 16x² और या अगर 16 से भाग कर दें, प्लस यहां देखो y², यहां भी 16 से भाग कर दें और यहां 1 मिल जाएगा। 16 से 16 एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये मानक रूप में बदल गया। देखो x² बटे 1 हो जाएगा प्लस y² बटे 16 हो जाएगा बराबर 1। अब देखो बिल्कुल सिमिलर वही बन गया ना। यहां से देखो x², यहां से x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 से अगर इसकी तुलना कर दी जाए तो यहां से देखिए a² की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी और यहां से b² की वैल्यू हमें 16 मिल जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से हम देखो देख सकते हैं कि इसका वर्गमूल 1 का 1 ही होगा और इसका यहां से देखो b² का मान 16 है तो b बराबर यहां से 4 मिल जाएगा। a और b की वैल्यू मिली और इससे हमने ये भी निकाला कि a छोटा है b बड़ा है। तो अभी जो पोजीशन थी इस सवाल में बिल्कुल वही सारे फॉर्मूले लगाना है। मेरे ख्याल से आगे का आप खुद कर सकते हो बड़े आराम से। देखो हम 9वां को भी हिंट कर लेते हैं। देखो 9वां प्रश्न क्या है, देखिए 9वां प्रश्न को भी हिंट कर लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 4x² प्लस 9y² बराबर 36 लिखा है। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण लिखा है। 4x² प्लस में है 9y² और बराबर में इधर लिखा है 36। इसको भी हम मानक रूप में बदल दें। कैसे, देखो 36 से डिवाइड करेंगे इस प्रकार से। देखो 4x² और यहां 36 से भाग कर लें प्लस यहां भी देखो 9y², यहां भी हम 36 से भाग करेंगे और बराबर में इधर 1 लिखेंगे। 4 का ये 9 बार डिवाइड होगा, 9 को इसको 4 बार डिवाइड करेगा ये, और यहां लिखेंगे x² बटे में 9 प्लस यहां y² बटे में 4 बराबर 1। यहां आप देख सकते हो कि यहां पर a बड़ा है b छोटा है। यहां x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 से अगर इसकी तुलना करी जाए तो तुलना करने से हमें देखो a² की वैल्यू 9 मिलेगी और b² की वैल्यू यहां 4 मिलेगी। अब यहां से देखो वर्गमूल निकालो तो a का मान 3 हो जाएगा, है ना। b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा। अब यहां से हमने a और b के मान ज्ञात कर लिए, इससे ये भी हमने नतीजा निकाल लिया कि a बड़ा है b छोटा है। ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है, 3 बड़ा है 2 छोटा है। तो अब यहां से अगर ऐसा होता है तो अब हम पहले उत्कीर्णता निकाल लेते हैं। देखो e बराबर अंडर रूट, इसमें देखो ये क्षैतिज दीर्घवृत्त है इसलिए इसकी उत्केंद्रता होती है 1 माइनस b² अपॉन a² होती है। ठीक है कि नहीं, बराबर में अंडर रूट 1 माइनस b² को कितना लिखोगे, देखो 4 लिखेंगे, अपॉन में a² और a² को हम 9 लिखेंगे। 9 एकम 9, 9 में से 4 घटा दो 5 बचेगा तो अंडर रूट 5 और 9 का वर्गमूल नीचे 3 लिख लें। तो उत्केंद्रता तो देखो ये ज्ञात हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो उत्केंद्रता के बाद हमसे जो चीजें पूछी गई हैं, यहां पहले नंबर पर नाभियां पूछी गई हैं ना, नाभियां। तो आपको पता है इसकी नाभियां कितनी होती हैं, AE, प्लस माइनस AE, प्लस माइनस AE, इसकी नाभियां होती हैं। तो प्लस माइनस A और A की वैल्यू हमें 3 लिखनी है, इनटू में E और E की वैल्यू हमें अंडर रूट 5 बटे में 3 लिखना है और कॉमा में 0 लिख दें। ठीक है, तो AE, 0 का मतलब 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट 5, 0। ये आपकी देखो नाभियां हो गई। एक नाभि अंडर रूट 5, 0 और दूसरी नाभि माइनस अंडर रूट 5, 0। दोनों नाभियां आपकी निकल के आ गई। इसके बाद देखो यहां पर क्या दूसरे नंबर पे क्या पूछा है, नाभियां के निर्देशांक और इसके बाद शीर्षों के निर्देशांक बताओ कितने होंगे। शीर्ष क्या होंगे, इसके शीर्ष होंगे A, 0 प्लस माइनस A, 0 लिख दें, है ना। 2 शीर्ष होते हैं A, 0 और माइनस A, 0। तो यहाँ A की वैल्यू यहाँ 3 है तो प्लस माइनस 3, 0 ये इसके देखो शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, शीर्ष के बाद यहाँ पर दीर्घाक्ष पूछा गया है। दीर्घाक्ष कितना होगा, तो दीर्घाक्ष बराबर ये भी पता है 2a होता है। तो यहां देखो 2 इंटू a को 3 से गुणा करोगे तो इस प्रकार से 6 ये आपका दीर्घाक्ष हो जाएगा।
अच्छा लघु अक्ष देखो कितना हो जाएगा, लघु अक्ष बराबर 2b होता है ना, 2b, तो यहाँ 2 इंटू बी और b बराबर 2 लिख दें तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो लघु अक्ष की लंबाई 4 हो जाएगी। और इसके बाद नाभि लंब फाइनल में और हमें निकालना होता है नाभि लंब, और नाभि लंब की लंबाई है 2b² अपॉन a, ठीक है कि नहीं। तो यहां से देखो 2a² और a को हम कितना लिखेंगे, a² को हम 9 सीधा डायरेक्ट, सॉरी 2b² है ना, तो b² को हम 4 लिखेंगे, 2 इंटू b² को 4 लिख दें और अपॉन में a की वैल्यू 3 लिख दें, तो 8/3 ये हमें देखो इसका नाभि लंब मिल गया, ठीक है, क्लियर बात है। तो ये सारी बातें हमने बताया कि जो भी प्रश्न हैं 1 से लेकर के 9 तक, इनमें सब में एक ही काम करना है बिल्कुल, ठीक है, और सारी बातें यही याद करनी है। तो उम्मीद है कि समझ में बिल्कुल एकदम 9 प्रश्न एकदम कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो और फिर इसके बाद देखो अब आगे की बातें समझो। अब आगे मतलब 9 से जो आगे के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों में ये चीजें जो पूछी गई थी वो इसमें दी गई हैं, और उसकी मदद से हमें दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल के बताना है, दीर्घवृत्त का समीकरण फाइंड करना है। देखो कैसे करोगे, इसको रब कर लें, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10वां है उसके लिए जो शर्तें दी गई हैं पहले उनको समझना है ध्यान से, और फिर यह समझना है कि जो शर्तें दी गई हैं उसके अनुसार दीर्घवृत्त जो है वो क्षैतिज वाला है या ऊर्ध्व वाला है, इसको इस प्रकार से समझना है। देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10वां है ना, 10वां है, और इसमें आपसे कहा गया है कि इस दीर्घवृत्त की जो शीर्ष हैं वो कितने हैं, +-5,0, शीर्ष आपका +-5,0, और ये आपकी जो नाभियां हैं वो आपकी नाभियां कितनी हैं, देखो नाभियां हैं +-4,0, ये इसकी नाभियां हैं, ठीक है बच्चों। देख के आपको अब ये देखना है कि ये आपका जो दीर्घवृत्त है वो क्षैतिज है या ऊर्ध्व है। अब आपको देख के ही पता हो जाना चाहिए, शीर्ष देखो +-a,0, नाभियां +-a,0, क्षैतिज दीर्घवृत्त की होती हैं। जिस दीर्घवृत्त में देखो इस प्रकार से ये दीर्घवृत्त होता है, देखो ऐसे समझो, इस प्रकार से ये दीर्घवृत्त ऐसा आपको यहां पर अगर ड्रॉ करवाया जाए तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो, है ना। इसमें ये आपका क्षैतिज दीर्घवृत्त है और इसके जो शीर्ष हैं वो ये हैं, ये वाले, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 5,0 और यहां इसको लिखेंगे -5,0, ठीक है। और इसकी जो नाभियां हैं +-4,0, तो देखो इसको लिखोगे 4,0 और ये नाभि है -4,0, ठीक है। ये सब कुछ हमें जो दिया गया है वो हमने यहां पर ट्रेस किया है, हालांकि इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दीर्घवृत्त आपका जो क्षैतिज वाला है। अगर क्षैतिज दीर्घवृत्त होता है तो शीर्ष होते हैं a,0, शीर्ष क्या होते हैं a,0, और इसकी नाभियां होती हैं +-a,0, ये इसकी नाभियां होती हैं। तो अगर इससे हम तुलना कर दें तो हम यहां से तुलना से क्या पाएंगे, देखो ध्यान दें, तुलना करने पर यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, +-5, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, +-5, तो ये इस पर भी हम +- रखें। यहां देखो इसकी तुलना जब करोगे तो ये a का मान हो जाएगा 4, +-a,0, यहां +-4,0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। यहां से हमें दो बातें बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आई कि a बराबर इसमें 5 है और a की वैल्यू है वो आपकी 4 है। यहां से इन दोनों की मदद से हम यहां देखो अगर a की वैल्यू 5 रख दें तो यहां से अब हमें उसकी उत्केंद्रता हमें मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 4/5। हमने आपको जैसा कि बताया कि ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कभी आपको पूछी जाएगी तो याद रखिए हमेशा 1 से कम होगी। यहां देखो ये 4/5 लिखा है, 1 से छोटी है ना, यहां 1 से ही छोटी आएगी हमेशा। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, उत्केंद्रता हमें पता है, a की वैल्यू हमें पता है, अगर b की वैल्यू और पता चल जाए तो हम दीर्घवृत्त का समीकरण बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम उत्केंद्रता वाले सूत्र की यहां पर मदद ले लेते हैं। उत्केंद्रता के लिए हमने आपको सूत्र लिखाया है E बराबर √1 - b² अपॉन a², क्योंकि ये क्षैतिज दीर्घवृत्त है। क्षैतिज दीर्घवृत्त में हमने बताया उत्केंद्रता होती है E बराबर √b² ऊपर होता है, अपॉन में a² होता है, यही तो बताया हमने।
तो यहां से देखो ई की वैल्यू हम 4/5 रख दें, कितनी लिख दें 4/5 बराबर में अंडर रूट 1 माइनस यहां देखो बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को हमें ज्ञात करना है, जबकि ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां पर देखो ए की वैल्यू 5 है ना, तो यहां हम 5 का स्क्वायर लिख लें। ठीक है, यहां थोड़ा और आगे आए, यहां से अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या कर दें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, वर्ग करने पर देखो ये हो जाएगा 4/5 और इसका वर्ग कर दें। ठीक है, स्क्वायर करने पर इस प्रकार से अंडर रूट इधर खत्म हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है 1/1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना है 5 का स्क्वायर मतलब 25, इसको क्या लिखोगे 25। अब देखो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इस पद को इधर ले आओगे बी स्क्वायर बटे यहां पर 25 और बराबर में 1 माइनस यहां पर हम लिख सकते हैं, देखो इधर ले जाओ, इसको माइनस का हो जाएगा 16/25। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो बी स्क्वायर बटे में 25 बराबर में 25 से कम 25, 9 16 घटा दें तो 9 बचेगा, 9/25 लिख दो, यहां 25 से 25 कैंसिल कर दें तो बी स्क्वायर बराबर देखो 9 आ जाएगा। जब हमें ए पता चल जाए बी पता चल जाए तो समझो दीर्घवृत्त का समीकरण बिल्कुल एकदम आसान से निकाल सकते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, क्षैतिज दीर्घवृत्त है, इसका समीकरण होता है x² अपॉन ए स्क्वायर प्लस y² अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहां से देखिए x² अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम क्या लिखोगे, देखो ए की वैल्यू है 5 और यहां इसका स्क्वायर लगाना है, प्लस y² अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मान कितना लिखना है 9 लिखना है बराबर में 1। ठीक, क्लियर बात, बस इसको ऐसे कर लें भैया, x² अपॉन में 25 लिख दें प्लस यहां y² बटे में 9 लिख दें बराबर 1। ये आपका देखो दीर्घवृत्त का समीकरण हमें मिल गया। सिंपल सी बात है ना। जैसा कि हमने बताया कि इस चित्र को बनाना आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमने समझाने के लिए बनाया। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इनको देख के शीर्ष को और नाभियों को देख करके हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये क्षैतिज दीर्घवृत्त है या ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है। अगर क्षैतिज दीर्घवृत्त है तो क्षैतिज वाली प्रॉपर्टीज लगा देंगे, और ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है तो ऊर्ध्ववृत्त के लिए जो हमने फॉर्मूले बताए वो लगा देने, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको नोट करें। इसी टाइप में देखो और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें भी देखो हमें शीर्ष दिए गए हैं, नाभियां दी गई हैं। अब देखो बात तो वही है, शीर्ष और नाभियां इसमें भी दी गई हैं और इस वाले क्वेश्चन में भी वही बात दी गई है, लेकिन शीर्ष दिए हैं थोड़ी बदल के हैं। यहां पर वो शीर्ष दिए गए हैं जो आपके ऊर्ध्व दीर्घवृत्त में बनते हैं। इसको रब कर लें पहले फिर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 11वां है। देखो ये है 11वां नंबर का जो प्रश्न, इसमें भी शीर्ष दिया गया है। यहां पर देखो कितना है, शीर्ष दिए गए हैं 0, ±13 है, 0, ±13 है। और शीर्ष के बाद यहां पर देखो नाभियां भी यहां दी गई हैं। नाभियां कितनी दी गई हैं, नाभियां दी गई हैं 0, ±5, ये इसकी नाभियां दी गई। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने जैसा कि बताया कि उसको देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि ये किस टाइप का दीर्घवृत्त है। इसका जो दीर्घाक्ष होगा वो y अक्ष पर होगा, है ना। ये ऊर्ध्वाधर जो बनाते हैं ना, ऊर्ध्व वाला ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है, जिसका जो ये दीर्घाक्ष है, दीर्घाक्ष आपका y अक्ष होता है ना, ये इसका। तो उसके शीर्ष कितने होते हैं आपको पता है, उसके शीर्ष होते हैं 0, ±b होते हैं, 0, ±b होते हैं इसके शीर्ष हैं। और ये बराबर में 0, ± यहां 13 दिया है। तो यहां से अगर हम इसकी तुलना कर दें, देखो शीर्ष यही तो होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं 0, ±b, और ये हमें दिया है 0, ±13। तो यहां से तुलना करने पर, तो तुलना करने से हमें देखो b की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ±13 मिलेगी, है ना। प्लस भी हटा दो, सीधा सीधा b बराबर 13 लिख दें, है ना। तो यहां से देखो b की वैल्यू हमें 13 मिल गई। इसी प्रकार देखो नाभियां भी, यहां देखो नाभियां कितनी होती हैं 0, ±be नाभियां होती हैं। और इस प्रश्न के अनुसार दी है 0, ±5 दी गई है। इतनी तो बात है। अब यहां से आप देखो तुलना अगर कर दें
तो तुलना करने से यहां से हमें बीई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 5 मिल जाएगी। बीई बराबर 5 हो जाएगा। अब बता दो भैया क्या है, इसमें बिल्कुल वही काम करना है। देखो बी की वैल्यू हमें पता चल गई और किसी तरीके से यदि ए की वैल्यू और पता चल जाए तो हम दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। भैया हमें दो ही तो चीजें चाहिए होती हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो हमें इसमें अज्ञात संख्याएं कितनी है, 2 है ना, ए और बी। इसमें से बी की वैल्यू हमें पता चल गई, ए की वैल्यू और हमें ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या करना है, देखो दीर्घवृत्त का जो समीकरण है उसको लिख देते हैं। दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता निकालने का फॉर्मूला है उसको लिख देते हैं, ई बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। या यहीं पर इसको वर्ग कर लिया करो तो ये देखो वर्गमूल का निशान यहीं से खत्म कर सकते हो, इस पर स्क्वायर कर दो, एक ही बात है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहां से देखो इसको और थोड़ा सिंपल कर लें, इसको और थोड़ा सिंपल कर लें। एक बात समझो कि ये दीर्घवृत्त आपका दूसरी टाइप का है ना, दीर्घवृत्त है जो ऊर्ध्वाधर वाला है, इसलिए इसकी उत्केंद्रता आपको पता है कितनी होती है, ई बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे होती है ना, ऐसी तो होती है। तो अब यहां से देख सकते हो ई स्क्वायर बराबर में यहां देखो एलसीएम लें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, देखो ऐसे लिख सकते हो है ना। यहां इसका मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसा हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब यहां देखो इसको ऐसे लिख दें, बीई को, ये बी लिखा ना, बीई को हम बी इंटू ई का होल आप स्क्वायर लिख लें और बराबर में यहां लिख दें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दें। अब देखो बीई की वैल्यू हमें 5 दी गई है प्रश्न में, तो यहां पर 5 लिख दें और इसका स्क्वायर लिख दें बराबर में, यहां देखो बी स्क्वायर मतलब बी का मान 13 और इसका स्क्वायर लिख दें माइनस ये ए स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ठीक, समझो ए स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात हो ही गई है। कैसे, देखो ए स्क्वायर बराबर यहां 13 का स्क्वायर करोगे कितना, 169 माइनस यहां देखो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो ए स्क्वायर बराबर देखो 144। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई और बी की वैल्यू यहां से पहले ही से पता है ये वाली है ना। तो अब दीर्घवृत्त का समीकरण हम निकाल सकते हैं। यहां लिख दें दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण बिल्कुल आपको बदलना नहीं है, वही लिखना है, चाहे ऊर्ध्व हो चाहे क्षैतिज हो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहां से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, यही लिखना है। तो बस एक्स स्क्वायर अपॉन यहां ए की वैल्यू हम यहां 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस यहां देखो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी का मतलब 13 और यहां लिखेंगे 13 का स्क्वायर और बराबर में 1। तो आंसर आएगा देखो एक्स स्क्वायर बटे 144 प्लस वाई स्क्वायर बटे 169 लिखना है बराबर 1। ये आपका देखो दीर्घवृत्त का समीकरण है। ठीक है, क्लियर बात। तो बस याद रखना है कि कौन टाइप का आपका दीर्घवृत्त है, क्षैतिज है या ऊर्ध्व है, बस इसकी विशेष बात है और बाकी और कोई बात नहीं। चलो नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा जो इसके आगे वाला प्रश्न है इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, देखिए अगला जो प्रश्न है वो आपका वैसे सीरियल के हिसाब से देखा जाए तो 12वां है और अगर आप देखें ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर 12वां और 10वां बिल्कुल एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है कि नहीं। देखो ध्यान दें, वही बिल्कुल नाभियां दी गई हैं, शीर्ष का एक कोऑर्डिनेट बदला गया है। शीर्ष वहां है +-5,0 और 12वां में +-6,0। इतनी बात है केवल, बाकी वही बिल्कुल सवाल है, उसको आप उसी पैटर्न पे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो हम यहां 13वें की बात करेंगे, सीधा 13वां प्रश्न देखो क्या है। 13वां प्रश्न कहता है दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु का मतलब समझते हो, एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट जो, तो इसको हम शीर्ष भी कह सकते हैं। अंत बिंदु यहां पर दिया गया है कितना, +-3,0 और लिखा है लघु अक्ष के अंत बिंदु। लघु अक्ष के जो अंत बिंदु हैं वो भी हमें दिए गए हैं 0, +-2 दिए गए हैं। बस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। यहां तो मेरे ख्याल से फिर कतई किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आपको एक पहले दिया गया है +-3,0, तो यहां आपको क्या करना है, देखो इस प्रकार से चित्र बना के बता देते हैं। देखो ध्यान दें, ये आपका दीर्घवृत्त इस प्रकार का यहां पर देखो हो सकता है, किस प्रकार का कि इसमें ये आपका देखो ये एक अंत बिंदु, एक ये मतलब शीर्ष कह सकते हैं इसको। दीर्घवृत्त के अंत बिंदु का मतलब ये दीर्घाक्ष है ना, इस दीर्घाक्ष के ये अंत बिंदु है और ये आपके लघुअक्ष है, ये लघुअक्ष के अंत बिंदु है।
तो दीर्घाक्ष के जो अंत बिंदु दिए गए हैं वो आपके दिए गए हैं कितने, +-3,0। तो इसको हम 3,0 लिख सकते हैं और यहां इसको -3, यहां पर 3,0 प्लस में लिखना है और यहां पर हमें -3,0 लिखना है। तो ये आपका दीर्घाक्ष है, इसके अंत बिंदु ये हो गए। अच्छा, लघुअक्ष ये है आपका, देखो ये लघुअक्ष कहलाएगा। लघुअक्ष के अंत बिंदु यहां दिए गए हैं 0, +-2, तो इसको लिखेंगे 0,2 और इसको लिखेंगे 0, -2। तो ये हमें इतना दिया गया है। बस इस दीर्घवृत्त का समीकरण बताना है। तो आपको पता है कि यहां ये केंद्र है, केंद्र से ये दूरी 3 दिखाई दे रही है, इसको हम a कहते हैं। 3 इधर है और 3 देखो ये इधर है ना, 3 है इधर है, तो ये पूरी दूरी 2a हो जाएगी। 2a बराबर कितनी हो जाएगी, 2a बराबर ये 6 हो जाएगी। तो यहां से आप कह सकते हो a की वैल्यू 3। ठीक है, इसी प्रकार ये दीर्घाक्ष ये पूरा देखो यहां से यहां तक ये 2 इकाई है, ऊपर की ओर 2 है ना, ये 2 लिखा है। तो यहां देखो o से और यहां तक ये 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 और 2 को योग कर दें 4 हो जाएगा, मतलब लघु अक्ष 4 हो जाएगा। लघु अक्ष का मतलब 2b होता है, 2b बराबर 4। तो यहां से देखो b की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। ठीक है, a और b की वैल्यू हमें पता है, तो अब हम यहां से दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं बहुत आसान से। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x² / a² + y² / b² बराबर 1 लिखना है। तो x² / a² और a का मान हम यहाँ 3 लिख दें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, y² / b², b का मान 2 लिख दें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। दीर्घवृत्त का समीकरण x² / 9 प्लस यहां लिख दें y² / 4 बराबर 1। ये आपका देखो दीर्घवृत्त का समीकरण है। ठीक है, इसमें यहां पर दीर्घाक्ष और लघुअक्ष ये दोनों दिए गए हैं। दीर्घाक्ष ये होता है, ये 6 दिया गया है, और ये आपका लघुअक्ष ये 2 और 2 4। लघुअक्ष की लंबाई 4 है, दीर्घाक्ष की लंबाई, इसको हम यहां ऐसा लिख सकते हैं, ये है आपका दीर्घाक्ष। ठीक है, दीर्घाक्ष ये है और ये है आपका लघुअक्ष। लघुअक्ष को क्या कहते हैं, 2a कहते हैं। दीर्घाक्ष को 2a कहते हैं और लघुअक्ष को 2b कहते हैं। ठीक है, तो a और b की वैल्यू निकाल के हमने यहां रख ली, आंसर आ गया। चलो और थोड़े आगे बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न में भी सिमिलर है, बिल्कुल एकदम सिमिलर है। देखो यहां पर ये आपका ऊर्ध्व ये आपका दीर्घवृत्त है। 13वें प्रश्न में अगर हम चित्र देखें तो ऐसा 13वें का देखो ऐसे चित्र बनाना है। 13वां प्रश्न का चित्र कैसे बनाना है, देखो यहां पर ये 13वां जो है उसके दीर्घाक्ष के अंत बिंदु यहां पर दिए गए हमें। दीर्घाक्ष के अंत बिंदु हैं 0, ±5 √5। यहां पर इस प्रकार से देखो इसको ट्रेस कर सकते हो, इस प्रकार से। ये आपका देखो दीर्घवृत्त ऐसे बनाना है। ये दीर्घाक्ष है इसका, और वो दीर्घाक्ष के जो शीर्ष हैं वो दिए गए हैं कितने, देखो 0, ±√5। तो इसको हम लिखेंगे 0, √5 और इधर इस शीर्ष को हम लिखेंगे 0, -√5 लिखेंगे। दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल करोगे तो 2b। इसको क्या कहते हैं, 2b, और इसको क्या कहते हैं, 2a। यहां देखो ध्यान दें, जो लघु अक्ष के सिरे हैं वो है +-1,0, तो यहां हमें 1,0 लिखना है और यहां हमें -1,0 लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से अगर हम देखें ये वैल्यू है √5 और इतनी, यहां भी देखो ये √5 है, और इधर देखो यहां से यहां तक ये 1 है और इधर से इधर ये भी 1 है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो इसका ये देखो इसमें उल्टा होता है, ये दीर्घाक्ष है। देखो पहले दीर्घाक्ष लिख लेते हैं, क्या लिखोगे, दीर्घाक्ष। तो दीर्घाक्ष बराबर हमें 2b लिखना होता है, जो कि यहां पर 2√5 दिया गया है। √5 और √5 2√5 हो जाएगा, तो 2 से 2 डिवाइड कर दें तो b बराबर √5 लिखना है। b का मान देखो ये निकल के आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार यहां पर देखो लघु अक्ष की बात करें, लघु अक्ष कितना है, लघु अक्ष बराबर ये 2a होता है, और 2a बराबर यहां पर 1 और 1 कितना, 2 लिखना है। 2 से 2 कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू देखो 1 हो जाएगी। a और b की वैल्यू जब हमें पता चल गई तो हम दीर्घवृत्त का समीकरण बहुत आसान से निकाल सकते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, बस वही फॉर्मूला, बदलना नहीं है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, x² / a² + y² / b² बराबर 1। केवल आप यहां से बदल लिया करो, उसमें कुछ भी नहीं बदलो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं।
यहां से देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हम 1 लिख दें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहां से देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर पूरा 5 मिल जाएगा, और बराबर में 1। ये देखो आपका आंसर आ गया, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो और आगे की बात करते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं फिर आगे की बात करें। ठीक है, नोट कर लिया। आगे देखो, देखिए आगे क्या क्या है आपका क्वेश्चन। कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है, ये आपके 14 तक प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब देखो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें पर। 15वां प्रश्न है आपका, है ना, 15वां नंबर का। देखो क्या लिखा है, दीर्घाक्ष की लंबाई यहां पर सीधी 26 दी गई है, नाभियां दी गई हैं ±5,0। तो जो चीज यहां दी गई है उसको लिख लेते हैं। दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी है, दीर्घाक्ष की लंबाई यहां पर दी गई है, कितनी दी गई है, 26, है ना। दीर्घाक्ष की लंबाई 26 दी गई है। तो दीर्घाक्ष वैसे होता है 2a, और 2a बराबर अगर 26 दिया गया है तो इसका मतलब a की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 13 है ना। आधा कर दें, 2a बराबर 26 तो a बराबर 26/2 मतलब 13 है। और इसके बाद यहां पर देखो जो नाभियां हैं वो भी दी गई हैं। नाभियां बता दो कितनी होती हैं। नाभियां ये चूंकि क्षैतिज व्यू है, क्षैतिज दीर्घवृत्त है, नाभियां हो जाएंगी ±AE,0 ±AE,0। और इस प्रश्न में कितनी दी गई हैं, यहां पर हमें नाभियां दी गई हैं ±5,0, ±5,0 ये नाभियां दी गई हैं। अगर इसकी हम तुलना कर दें, अगर हम इसकी तुलना कर दें तो तुलना करने पर हमें AE की वैल्यू मिल जाएगी 5। देखो ध्यान दें, AE बराबर 5 हो जाएगा। अब यहां देखो हमें AE की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, और अगर A की वैल्यू हम यहां रख दें तो E की वैल्यू पता हो जाएगी, और यदि ना रख दें तो भी बात बन जाएगी। देखो हम दीर्घवृत्त का जो उत्केंद्रता का फॉर्मूला है उसको जानते हैं कि E बराबर होता है 1 - b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चूंकि ये दीर्घवृत्त कैसा है, क्षैतिज है। क्षैतिज दीर्घवृत्त के लिए क्या होता है, एक्स अक्ष बड़ा होता है और वाई अक्ष छोटा होता है, या ये कहें दीर्घाक्ष एक्स अक्ष होता है और लघु अक्ष वाई अक्ष होता है। तो यहां से देखो E बराबर होता है कितना, अंडर रूट 1 - b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो E स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 - b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। या इसको ऐसे भी देखो लिखा जा सकता है 1, इसको एलसीएम ले लें। यहां से देखो अगर हम ए स्क्वायर एलसीएम लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। अब इसका यहां गुणा कर दें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, AE का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब AE की वैल्यू देखो यहां पर 5 दी गई है, इसको हम 5 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिख दें बराबर में a, और a को हमें यहां से देखो 13 निकाला है, यहां लिख दें 13 है, यहां 13 का स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो अगर b स्क्वायर इधर ले आए प्लस का हो जाएगा, बराबर में 13 का स्क्वायर 169 लिख दें, और ये माइनस का इधर 25 लिख दें, 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से b स्क्वायर की वैल्यू 144, और यहां से इसका वर्गमूल b बराबर 12। देखो हमें दोनों चीजें मिल गई, a मिल गया, b मिल गया। अब जब a और b मिल जाए तो दीर्घवृत्त का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहां लिख दें दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1 लिखोगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और ए को हम लिखेंगे 13, यहां लिखेंगे 13 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू 12 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर में 1। तो बस आंसर आएगा देखो एक्स स्क्वायर बटे 169 प्लस यहां देखो वाई स्क्वायर बटे 144 और बराबर में 1 लिखोगे। ये आपका देखो आंसर है। ठीक है, इसमें ए बड़ा है बी छोटा है, इसका मतलब क्षैतिज है। ठीक है, इसके और आगे देखो नोट करते जाओ भाई, सारे प्रश्न नोट कर लें अच्छे से एकदम। यहां से अब देखो इसका ये 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में ऊर्ध्व दीर्घवृत्त बनाना है आपको, क्योंकि यहां पर जो दीर्घाक्ष है वो 16 है, और नाभियों से हमें पता चल रहा है नाभियां 0, ± BE आपको लिखनी होती हैं। तो 0, ± BE के रूप में ये लिखी हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये आपका ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है ना। इसका जो अक्ष है वो दीर्घाक्ष जो है वो वाई अक्ष पर है। इसको रब कर लें, देखो रब कर लेते हैं इसको।
देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो दीर्घाक्ष है वो 16 है। देखो 16वां सवाल है। दीर्घाक्ष इसका कितना है, देखो यहां लिखा है दीर्घाक्ष बराबर 16, ठीक है। और यहां पर लिखा है नाभियां, नाभियां देखो कितना लिखा है, नाभियां बराबर हमें दिया गया है 0, ±6, इतना देखो ये नाभियां दी गई हैं। तो नाभियों को देख के हम पता कह सकते हैं कि देखो इसकी नाभियां चूंकि बाई अक्ष पर है, ये बाई अक्ष पर तो बिंदु है, तो नाभियां अगर बाई अक्ष पे है इसका मतलब दीर्घाक्ष बाई अक्ष पर हो जाएगा। तो बस नाभियों को हमें देखो क्या होती है नाभियां 0, ±BE। हमने बताया कि अगर ऊर्ध दीर्घवृत्त है तो नाभियां 0, ±BE होती हैं। यहां से अगर अब इसकी तुलना कर दें तो तुलना से हमें BE की वैल्यू 6 मिल जाएगी, BE बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो ये दीर्घाक्ष है, दीर्घाक्ष को क्या लिखते हैं 2B लिखते हैं, है ना, 2B बराबर 16, क्योंकि हमने बताया कि दीर्घाक्ष अगर ये क्षैतिज हो तो 2A होता है, ऊर्ध्व है तो 2B होता है। तो ये 2B बराबर 16, तो यहां से B की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 8 हो जाएगी, B बराबर तो 8 हमने निकाल लिया। अब यहां देखो हम वही दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता वाला फॉर्मूला है उसको यहां अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा देखो E² बराबर, इसका हम सीधा अंडर रूट खत्म कर दें, स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो 1 - आपको यहां से लिखना है A²/B², है ना। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता जब दीर्घ अक्ष बाई अक्ष पर होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1 - A²/B²। तो यहां से एलसीएम लें तो इस प्रकार से देखो हो जाएगा B² - A²/B²। और यहां इसका गुणा करें तो B × E का होल ऑफ स्क्वायर लिख लें, B² - A²। अब B की वैल्यू यहां से 6 लिख दें, 6 का स्क्वायर बराबर, यहां देखिए B का मान 8 है ना, 8 लिख दें, 8 का स्क्वायर माइनस ये A² हम ज्ञात कर लें, ठीक है। अब इधर ले आओ तो भैया A² बराबर यहां ज्ञात हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 माइनस यहां देखो 36 लिख दें, A² बराबर यहां 14 में से 8 बचेगा, ठीक है, 8 तो ये बचेगा और ये 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा, तो A² की वैल्यू देखो 28 आ गई, ठीक है। जब A² की वैल्यू 28 आ गई और B की वैल्यू हमें पता है तो अब यहां से दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण हमने बताया कि इसको बदलना नहीं है, वही फॉर्मूला रखना है x² / A² प्लस y² / B² बराबर में 1। तो x² / A² को तो हम सीधा डायरेक्ट 28 लिख दें, है ना, स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर नहीं करना है, धोखे से स्क्वायर कर दें, प्लस और यहां से देखो y² / B², B² का मतलब 8 का स्क्वायर लिखना है बराबर में 1। तो ये मिल जाएगा देखो x² / 28 प्लस यहां से y² बटे में 8 का स्क्वायर 64 बराबर 1। ये आपका देखो दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है। इसको भी नोट करें। इसके आगे देखो अब छोटे छोटे से बिल्कुल आसान और भी आसान प्रश्न है, और भी आसान है, कतई परेशान ना हो, बिल्कुल एकदम एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है। इसको रब कर लें, थोड़ी देर और बस पढ़ना है, थोड़ी देर पढ़ना है, पूरी एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो यहां देखो, इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें पर। इसमें भी नाभियां दी गई हैं, देखो 17वें प्रश्न में यहां पर नाभियां हमें दी गई। क्या है नाभियां, वो क्या दी गई हैं नाभियां, देखो नाभियां दी गई हैं प्लस माइनस, नाभियां हैं +-3,0, ये आपकी नाभियां है ना, +-3,0। और इसमें एक बात और दी गई है, इसमें A बराबर भी दिया गया है 4। नाभियां आपको पता है नाभियां होती हैं +-AE,0 और ये बराबर हमें दिया गया है +-3,0। तो यहां से देखो तुलना कर दें तो तुलना करने से हम AE की वैल्यू निकाल पाएंगे, कितनी 3। तो अब हमने AE बराबर 3 निकाल लिया। यहां से देखो A बराबर हमें प्रश्न में दिया गया है, वही बिल्कुल प्रश्न बन गया, समझो उत्केंद्रता बराबर होता है या उत्केंद्रता का स्क्वायर सीधा लिख दें तो 1 - यहां B² बटे A² लिखना है। यहां देख के आप देख सकते हो ये जो नाभियां दी गई हैं इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्षैतिज दीर्घवृत्त है, तभी तो देखो x अक्ष पर ये नाभियां हैं। तो E² बराबर 1 - B² / A² फॉर्मूला होता है, इसको यहां से अगर इस प्रकार लिख दें देखो A² × E² बराबर A² - B², ठीक है। एलसीएम लिया और इधर गुणा कर लिया। अब AE का मान 3 है तो यहां पर हम 3 का स्क्वायर लिख लें
और ये a का मान हम यहाँ 4 है ना, 4 लिखा है तो 4 का स्क्वायर लिख दें माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से देखो बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी, बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, मतलब बी स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर देखो 7 हो गया। ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का मतलब 4, तो यहां लिख दें 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू हम 7 लिख दें, है ना, इसका स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि बी स्क्वायर का मान 7 है, और बराबर में यहां 1 लिख दें। बस आंसर आपको यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 7 बराबर 1। ये आपका देखो आंसर है, ठीक है। ये हो गया 17वां क्वेश्चन। अब देखो एक नई बात यहां पर एक दिखाई दे रही है, देखो यहां पहले इसको रब कर दें और फिर इसके बाद, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। देखिए आपके पास एक यहां पर 18वां जो प्रश्न है, 18वां प्रश्न, तो उसमें यहां से देखो b की वैल्यू तो हमें 3 दी गई है और यहां एक c दिया गया है वो 4 है। इसमें आपसे कहा गया है कि केंद्र मूल बिंदु पर है और नाभियां एक्स अक्ष पर हैं। देखो ध्यान से समझना है आपको, एक चित्र से यहां भी समझ लो, आपको समझ में बिल्कुल एकदम स्पष्ट आएगा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। नाभियां अगर एक्स अक्ष पर हैं तो ये क्षैतिज वाला ही दीर्घवृत्त बनाना है, ये भी बात कंफर्म हो गई है ना। दीर्घवृत्त कैसा होगा, क्षैतिज होगा। नाभियां चूंकि एक्स अक्ष पर हैं, ठीक है, और यहां से नाभियां एक्स अक्ष पर है और इसका जो शीर्ष है वो मूल बिंदु पर है, ये जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर है, ये भी बात ठीक है। अब यहां देखो c बराबर 4, c पता है क्या होता है, c का मतलब होता है कि यहां से इसकी दूरी ये c कहलाती है। मतलब नाभि से हम ऐसा कह सकते हैं कि c का मतलब है AE। समझो ये नाभि है ना, ये नाभि, इसको हम AE, 0 लिखते हैं, तो AE की वैल्यू ये c बराबर AE है, ऐसा समझ सकते हो। अब यहां से यहां तक ये कितनी है, O बिंदु से S बिंदु की जो दूरी है वो c है और c बराबर होता है AE, याद रखिए, ठीक है। तभी देखो यहां से यहां तक की दूरी AE है, तभी तो AE, 0 ये बिंदु हुआ, है ना। तो याद रखना है जब c दिया जाए तो c का मतलब क्या है, AE है, ये समझो। AE बराबर 4 दिया गया है, बस ऐसा याद रखना है। और b बराबर हमें यहां 3 दिया गया है, इसको भी याद रखना है। बस a और b हमें यहां से मिल जाएंगे। अब पुरानी बात हो गई, समझो। केवल यहां से अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो केवल यहां से वो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जानी चाहिए कि O बिंदु से यहां इस नाभि की जो दूरी है O से, मतलब शीर्ष, सॉरी, केंद्र से और इस नाभि की दूरी को C कहते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये AE बराबर 4 दिया गया है, समझो, ठीक है। तो बस ये दोनों वैल्यू जब दी जाती हैं तो जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया उसी से आप इसको लगा सकते हो। देखो ध्यान दें, इसको हम ऐसे कह सकते हैं E स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कह सकते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है। और यहां अगर ए स्क्वायर को ले आए तो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां देखो ए का होल स्क्वायर लिख दें, ए का मान है 4, तो यहां 4 का स्क्वायर लिख लें। और ये ए स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, जबकि माइनस बी और बी की वैल्यू यहां 3 दी गई है, 3 का स्क्वायर लिख दें। 4 का स्क्वायर 16 बराबर में यहां देखो ए स्क्वायर माइनस में 9 लिख दें, माइनस का 9 इधर जुड़ जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 मतलब 25 हो जाएगा। और ए स्क्वायर का मान जब 25 है तो आपको पता है ए की वैल्यू 5, ठीक है। ए हमें पता चल गया, बी हमें पहले से प्रश्न में दिया गया है, तो अब हम दीर्घवृत्त के समीकरण लिखने से हमें कोई रोक ही नहीं सकता। भाई दीर्घवृत्त का समीकरण बहुत अच्छे से पता है आपको। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक, क्लियर बात। यहां देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए को हम लिखेंगे 5, यहां 5 का स्क्वायर लिख दें, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी का मतलब है 3, यहां 3 का स्क्वायर लिख दें बराबर में 1। तो ये आंसर मिलेगा, देखो कितना, एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस यहां से वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर में 1 लिखना है। ये देखो आंसर, ठीक है, क्लियर बात। इसको भी नोट कर लें। आगे इसके बाद 2 प्रश्न और बचे हैं, ठीक है। केवल और केवल 5 मिनट और लगेंगे, बस सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। रब कर दें इसको, 5 मिनट केवल और देख लें, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरे सारे क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज क्लियर। तो आगे
क्वेश्चन नंबर है आपका 19। केंद्र दिया है 0,0, ठीक है, पर दीर्घ अक्ष y अक्ष पर और बिंदुओं 3,2 और 1,6 से गुजरता है, ऐसा दीर्घवृत्त का समीकरण हमें बताना है, जिसका केंद्र कितना है 0 है और दीर्घाक्ष y अक्ष पर है, दीर्घ अक्ष y अक्ष पर है ना, ऐसे ही तो प्रश्न कह रहा है। तो इसका मतलब सीधा हुआ कि दीर्घ अक्ष y अक्ष पर है, इसका मतलब यह हुआ कि भाई ये आपका ऊर्ध्व वाला दीर्घवृत्त है, इस टाइप का है ना, इस टाइप का दीर्घवृत्त है जो ऊर्ध्वाधर है। इसकी जो नाभियां हैं वो प्रश्न कहता है कि y अक्ष पर नाभियां है ना। तो यहां से दीर्घवृत्त का जो दीर्घाक्ष है वो y अक्ष पर है, ठीक है। और यहां पर एक बात और कही गई है कि ये बिंदु 3,2 से जाता है, 1,6 से जाता है। तो अगर 1,6 से जाता है इसका मतलब ये दीर्घवृत्त पर ही दोनों बिंदु हैं। देखो ध्यान दें, यहां पर ऐसा लिख लेते हैं कि माना दीर्घवृत्त का समीकरण, हमने बताया कोई भी तरीके का दीर्घवृत्त हो, चाहे वो क्षैतिज हो चाहे वो ऊर्ध्व दीर्घवृत्त हो, लेकिन आपको वही फॉर्मूला याद रखना है, वही रूप याद रखना है, x² प्लस y² बराबर 1, ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब ये दीर्घवृत्त किन किन बिंदुओं से जाता है तो आपको यहां लिखना है, चूंकि यह दीर्घवृत्त बिंदु, देखो पहला एक बिंदु दिया गया है 3,2 से जाता है। कहां से जाता है 3,2 से जाता है। तो अगर 3,2 से जाता है तो 3,2 को संतुष्ट करेगा, है ना, संतुष्ट करा दें तो जाता है। अतः यहां पर देखो x का मान कितना लिख दें 3, यहां 3 का स्क्वायर बटे में a² लिख लें, प्लस y का मान कितना लिखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर बटे b² लिख दें और बराबर में 1 लिख दें। तो इस प्रकार से एक हमें इक्वेशन मिल जाएगा 9 बटे a² प्लस 4 बटे b² बराबर में 1। तो ये आपको देखो एक और इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब ये दीर्घवृत्त एक और दूसरा बिंदु दिया है, वहां से भी जाता है, तो आपको लिखना है पुनः, यह भी दिया गया है, पुनः दिया है कि यह दीर्घवृत्त, या ऐसे लिख दें, दिया है कि दीर्घवृत्त एक बिंदु 1,6 से भी जाता है, 1,6 ना, 1,6 से भी जाता है, 1,6 से जाता है, तो इसका मतलब इसको भी संतुष्ट करेगा। तो समीकरण 1 में x का मान 1 और y का मान 6 रख दें। तो यहां देखो 1 का स्क्वायर अपॉन में a² प्लस y का मान लिखोगे 6, तो 6 का स्क्वायर और बटे में b² बराबर में यहां लिख दें 1। अब आपका ये एक दूसरा इक्वेशन बन गया। इन दोनों को हल करके ab की वैल्यू निकालो और बस ab की जो वैल्यू आ जाए वो यहां हम रख दें तो दीर्घवृत्त का समीकरण मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब इन दोनों को हल करोगे कैसे, बस ये समझना है। यहां देखो लिखा है, इसको एक लाइन और बढ़ा के आगे भी इसको ऐसे बना सकते हो। देखो 1 बटे a² प्लस यहां 36 बटे b² लिख दें बराबर में 1 लिख दें। अब इसको नंबर 3 डाल लें। यहां अगर 1 बटे a² है, इसको और इसको दोनों को हल करना है तो या तो हमें a² बराबर करना है या b² बराबर करना है, ऐसे तो करना है। तो यहां देखो 9 बटे a² है, तो इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें समीकरण 3 में। यहां हम लिख दें समीकरण 3 में 9 का गुणा करने पर, अगर यहां 9 का गुणा कर दिया जाए, 9 का गुणा करने पर, ठीक है, कलम बदल दें भाई, है ना। देखो अगर यहां 9 का गुणा कर दें तो 9 का गुणा करने पर देखो क्या हो जाएगा, यहां समझ लेते हैं। 9 का गुणा करने से 9 बटे a² तो यहां हो जाएगा देखो 9 बटे a² प्लस 36 बटे b²। आपका 36 में भी आपको 9 का गुणा करना पड़ेगा। देखो 36 गुणा 9 कर दें तो 9 छक्का 54 लिख दें, है ना, 54 में 4 लिखना है, हासिल में 5 और 9 तिया 27, 27 और 5 कितना 32 लिखना है और बटे में देखो b² ज्यों का त्यों और बराबर में यहां भी 9 का गुणा करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात ठीक है। अब यहां से हम इस समीकरण को दूसरे वाले को इसके नीचे रख के हम घटा देते हैं। देखो 9 बटे में a² प्लस यहां देखो 4 बटे में b² और बराबर में ये 1 लिखा है, इसको हम अब घटा दें।
घटाने से होगा क्या, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, यहां भी माइनस, ये देखो कैंसिल हो जाएगा। 324 में से 4 कम कर दें, 320 बचेगा बटे में बी स्क्वायर और बराबर में यहां पर देखो 8 बचेगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 चौको 32, ये देखो 40 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 40 मिल जाएगी। ये भी बात कंफर्म हो गई, देखो बी स्क्वायर बराबर 40 होगा। इतनी बात ठीक है। अब ये बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम चाहें इसमें यहां लिख दें या यहां लिख दें तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, देखो ध्यान दें, क्या लिख दें यहां पर, बी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख दें। बी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में भी लिख सकते हो, 3 में, जिसमें आप चाहो रख दें। 2 में रखने पर तो अगर इस वाले में रखेंगे, देखो 9 बटे में ए स्क्वायर, ये आपका ज्यों का त्यों है, 9 बटे ए स्क्वायर, 9 बटे ए स्क्वायर ज्यों का त्यों है, प्लस यहां पर देखो 4 बटे बी स्क्वायर, 4 और बटे में बी स्क्वायर को हम 40 डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, और बराबर में यहां पर 1 है। ठीक, तो अब देखिए यहां 4 से इसको काटो, 4 से ये 10 बार डिवाइड हो जाएगा। यहां लिख देते हैं, देखो यहां पर फाइनल आंसर में अब आपको लिखना है 9 बटे में ए स्क्वायर और प्लस में 1 बटे 10 है, वो उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा 1 बटे 10। तो 9 बटे में ए स्क्वायर बराबर में यहां से देखो 10 एलसीएम आएगा, 10 एकम 10 में 1 घटाओगे 9, 9 से 9 कैंसिल कर दें तो ए स्क्वायर की वैल्यू देखो 10 आ गई। ए स्क्वायर की वैल्यू 10 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 40 है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब यहां पर समीकरण 1 में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मान रख दिए जाएं, दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। तो यहां पर लिख दें समीकरण 1 में ए स्क्वायर व बी स्क्वायर के मान रखने पर तो यहां से देखिए समीकरण कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम लिख दें 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को हम लिखेंगे 40, है ना, और यहां बराबर में 1। ये आपका देखो दीर्घवृत्त का समीकरण है। ठीक है, क्लियर बात। इसमें आप देख सकते हो ए छोटा है, बी बड़ा है ना, तो ये ऊर्ध्व दीर्घवृत्त आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये आपका 19वां प्रश्न खत्म हो गया है ना। अब मेरे ख्याल से अगर हम आपसे ये कहें कि आप 20वां प्रश्न खुद कर सकते हो तो बड़े आराम से आप कर भी सकते हो। बिल्कुल सिमिलर तरीका से वही काम करना है, लेकिन यहां पर दीर्घाक्ष एक्स अक्ष पर है। बस ये आपको यहां पर जब निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो ए की वैल्यू यहां ये बड़ी मिलेगी, ये छोटी मिलेगी, इतनी अपने आप मिलेगा, उसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका पूरा कंप्लीट होता है ना। और इसके बाद एक नया कॉनिक सेक्शन आएगा अति परवलय, जो इसके अगले वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको तब तक पढ़ें अच्छे मजे से। अगले वाले लेक्चर में हम अति परवलय स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।